अध्याय 876 लू टिंगजियाओ तुम बहुत ज्यादा हो। अध्याय 876 लू टिंगजियाओ तुम बहुत ज्यादा हो। और यह है। जूंग जोंगरेन ने अपनी तीखी नजरों से काले सूट वाले आदमी को देखा। जनरल जूंग, मेरी दखलंदाजी को क्षमा करें, मैं जियाओ शी का बॉयफ्रेंड हूँ। ओह, लू परिवार के बच्चे, तुम यहाँ छोटी बच्ची शी के लिए आए हो? जूंग जोंगरेन ने कहा। हाँ। निंग शी उठकर लू टिंगजियाओ के पास गई। बड़े जूंग, चाचा जूंग, कीर, खाने के लिए शुक्रिया, मैं अब चलती हूँ। जूंग लियाओयुआन चुप रहा। जूंग जोंगरेन ने सोचा कि जूंग लियाओयुआन दुखी है क्योंकि लू टिंगजियाओ और कीर एक साथ नहीं मिले, लेकिन उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। ठीक है, वापस आते समय ध्यान रखना। अचानक शांत रहने वाली जूंग कीर अचानक उठ खड़ी हुई। उसकी कुर्सी जमीन से टकराने की आवाज कर रही थी। वह चिल्लाई, लू टिंगजियाओ तुम बहुत ज्यादा हो। जूंग कीर की चीख सुनकर सभी लोग उसकी ओर देखने लगे। जूंग जोंगरेन आश्चर्यचकित दिखे। कीर, असभ्य मत बनो। जूंग लियाओयुआन ने भौहें चढ़ाईं और अपनी बेटी के अतार्किक व्यवहार पर शक किया। अगर लू टिंगजियाओ किसी और औरत को चुन भी लेती तो भी वह इतना अतार्किक व्यवहार कभी नहीं करती। जूंग कीर दौड़कर आया और निंग शी को अपनी ओर खींच लिया। जियाओ शी, उस पर यकीन मत करना, वो तुमसे झूठ बोल रहा है। उसे पुरुष पसंद हैं। हालांकि वह गुस्से में थी, लेकिन किसी का राज सबके सामने उजागर नहीं करना चाहती थी। उसने निंग शी को चिंता से देखा। खैर, मुझ पर भरोसा करो जियाओ शी, वह अच्छा आदमी नहीं है, वह धोखेबाज है। क्या? जूंग जोंगरेन और जूंग लियाओयुआन दोनों हैरान थे। लू टिंगजियाओ हमेशा की तरह भावशून्य था, लेकिन उसकी भौहें उठी हुई थीं और वह निंग शी को देख रहा था। निंग शी ने अपना माथा पकड़ लिया और उसे लगा कि उसका सिर फट जाएगा। ठीक है कीर, ये पूरी बात एक गलतफहमी है। कोई गलतफहमी नहीं है, मैंने खुद देखा है। जियाओ शी, तुम्हें मेरी बात पर यकीन करना होगा। जूंग कीर ने लू टिंगजियाओ को जिस तरह से देखा, ऐसा लग रहा था जैसे वह दुनिया के सबसे बुरे बेवकूफ को देख रही हो। निंग शी ने जूंग जोंगरेन, जूंग लियाओयुआन और लू टिंगजियाओ की तरफ देखा। क्या मैं कीर के साथ कुछ देर अकेले में रह सकती हूँ? मुझे उसे कुछ समझाना है। उसने सोचा कि वह बिना कुछ कहे ही यह काम कर सकती है, लेकिन अब उसे निश्चित रूप से परिस्थितियों के बारे में बताना होगा। जूंग कीर यह सुनकर खुश हुई, इसलिए वह जल्दी से निंग शी को अपने कमरे में ले आए। नीचे लू टिंगजियाओ ने अपना सिर उठाया क्योंकि उसने जूंग कीर को अपनी पत्नी को खींचते हुए देखा और वह बहुत खुश नहीं दिख रहा था। हर कोई उसकी पत्नी को उससे दूर क्यों ले जा रहा था? उस पल जूंग लियाओयुआन ने लू टिंगजियाओ को अपनी तीखी नजरों से देखा। उसे पहले से ही लग रहा था कि गुआन जियाओ के साथ उसका रिश्ता संदिग्ध था। क्या उसने सचमुच कुछ ऐसा किया था जिससे जियाओ शी को धोखा मिला था? ऊपर जूंग कीर ने निंग शी को अपने बिस्तर पर बैठाया और उससे गंभीर स्वर में बोली, जियोक्षी, जो मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ उसे स्वीकार करना तुम्हारे लिए कठिन हो सकता है, लेकिन तुम्हें मानसिक रूप से तैयार रहना होगा। निंग शी ने अपनी कनपटियां रगड़ी। जो मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ उसे स्वीकार करना तुम्हारे लिए भी मुश्किल होगा। मुझे उम्मीद है कि तुम मानसिक रूप से भी तैयार हो जाओगी। तो फिर मैं पहले शुरू करूंगा। ठीक है, चलो। निंग शी को ये सोचने में परेशानी हो रही थी कि वह उसे कैसे बताए कि उसकी आदर्श एक महिला है जिससे कम से कम नुकसान हो। अध्याय 877 ऐसा लग रहा है जैसे वह धोखा देते हुए पकड़ी जा रही है। अध्याय 877 ऐसा लग रहा है जैसे वह धोखा देते हुए पकड़ी जा रही है। जियो जी, मुझे नहीं पता कि लू टिंगजियो ने तुम्हें क्या बताया, लेकिन वह तुम्हारे प्रति सच्चा नहीं है। वह जूंग कीर ने गहरी सांस ली और कहा, लू टिंगजियाओ को औरतें पसंद नहीं हैं, उसे मर्द पसंद हैं और उसका पहले से ही एक बॉयफ्रेंड है। उसका बॉयफ्रेंड ही वो आदर्श था जिसके बारे में मैंने तुमसे कहा था। वो बस अपनी असली यौन प्रवृत्ति को छिपाने के लिए तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है। मुझे पता है ये सुनने में अजीब लग रहा है, लेकिन तुम्हें मेरी बात पर यकीन करना होगा क्योंकि निंग शी ने उसे बीच में टोकते हुए कहा, लू टिंगजियाओ का बॉयफ्रेंड मैं हूँ क्योंकि मैंने उन्हें अपनी आंखों से देखा था। तो तुमने क्या कहा? जूंग कीर ने असमंजस में उसकी ओर देखा। मैंने कहा, कीर, मैं उस रात पार्टी में मौजूद आदमी हूँ। आप क्या कह रहे हैं? जूंग कीर को पता नहीं था कि वह क्या कह रही थी। निंग शी ने अपनी बात फिर से दोहराई और फिर समझाया, उस दिन पार्टी में तांग उपनाम वाला आदमी मैं ही थी। लू जिंगली ने मुझे बुलाया था, लेकिन मुझे लू टिंगजियाओ के बेटे को भी साथ लाना था, इसलिए किसी भी गलतफहमी से बचने के लिए मैं पुरुषों के वेश में वहां गई थी। आखिरकार कुछ अप्रत्याशित हुआ और लोगों ने लू टिंगजियाओ के साथ मेरे रिश्ते को गलत समझ लिया। रुको, तुम कह रहे हो कि तुम मिस्टर टैंग हो? तुमने क्रॉस ड्रेस पहनी है? जूंग कीर ने अपने विचारों को फिर से व्यवस्थित करने की कोशिश की। हाँ, जूंग कीर ने मजाक उड़ाया। जियाओ शी, तुम लू टिंगजियाओ पर सचमुच मोहित हो गई हो। मुझे पता है कि तुम उसका बचाव करना चाहती हो, लेकिन यकीन मानो मैंने कभी किसी को नहीं बताया। मैं सचमुच नहीं चाहता कि तुम धोखा खाओ, इसलिए मैं तुम्हें इसके बारे में बता रहा हूँ। तुम कभी मिस्टर तांग नहीं हो सकती, मैंने उसे देख लिया है। कीर, मैं असल में वही हूँ। निंग शी गुस्से से लगभग गिर पड़ी। अब उसके पास पुरुषों के कपड़े पहनने के लिए भी जगह नहीं थी, तो वो इस उलझन को कैसे समझाए? जूंग कीर ने आह भरी जब उसने गुलाबी पोशाक में लंबे बालों वाली निंग शी को एक ऐसी युवती के रूप में देखा जो प्यार में पागल हो गई थी। जियाओ शी, जिद्दी मत बनो। तुम इतनी खूबसूरत और अद्भुत हो, तो किसी ऐसे व्यक्ति से प्यार क्यों करो जो तुम्हारे प्रति गंभीर नहीं है? मैं समलैंगिकता के खिलाफ कोई भेदभाव नहीं कर रही, लेकिन अपनी यौन प्रवृत्ति छिपाने के लिए एक महिला का इस्तेमाल करना बहुत ज्यादा है। ठीक है,
कीर, तुमने कहा था कि लू टिंगजियाओ को मर्द पसंद है और उसका एक बॉयफ्रेंड भी है। अगर तुम उस आदमी को बुलाकर मुझे उससे बात करने दो तो मैं तुम्हारी बात मान लूंगी। निंगक्षी समझ गई कि जूनकीर का मन बदलने वाला नहीं था। उसने उसकी आंखों में सीधे देखा। जूनकीर ने थोड़ा मुंह बनाया, मेरे पास उसका संपर्क नहीं है। निंगक्षी ने सिर हिलाया, अच्छा तुम उसे नहीं बुला सकते? पर मैं तो बुला सकती हूँ। क्या? अगले ही पल निंगक्षी ने उसे धक्का दे दिया और जूनकीर बिस्तर पर लेट गई और निंगक्षी उसके ऊपर थी। जियोशी, आप। जब निंगक्षी अभी भी अपनी पोशाक में थी, उसके चेहरे का भाव और उसकी आभा पूरी तरह से बदल गई। निंगक्षी ने कीर के ऊपर चढ़कर अपने वजन को एक हाथ से संभाला। उसके चेहरे पर वो सौम्यता नहीं थी जो अभी जूनकीर से बात करते समय थी। उस पल वो अपनी उग्रता से पूरी तरह भर गई थी जब उसने फुसफुसाते हुए कहा, अब मैं कौन हूँ? निंगक्षी का बाहरी रूप अभी भी एक औरत जैसा था, लेकिन उसकी आंखों में जूनकीर उस आदमी की छवि देख सकता था जिसने उसे मोहित किया था। तुम हो। किसी ने दरवाजा खटखटाया और अंदर आया। लू टिंगजियाओ ने उन दोनों को बिस्तर पर देखा और वह वहीं जम गया। अध्याय 878, मेरा शैतान निश्चित रूप से प्रभावशाली है। अध्याय 878, मेरा शैतान निश्चित रूप से प्रभावशाली है। जूनकीर और निंगक्षी दोनों ने एक ही समय में दरवाजे की ओर देखा और उन्होंने लू टिंगजियाओ के चेहरे पर अविश्वास देखा। निंगक्षी ने अपराधबोध से अपना चेहरा ढक लिया। उसे ऐसा क्यों लग रहा था कि वह धोखाधड़ी करते हुए पकड़ी जा रही है, मानो जादुई असर गायब हो गया हो। निंगक्षी अपने जंगली भेड़िए वाले अंदाज से सफेद खरगोश वाले अंदाज में वापस आ गई और जल्दी से लू टिंगजियाओ के पास गई। लू टिंगजियाओ, तुम यहाँ क्यों हो? लू टिंगजियाओ ने सोचा कि उसे समझाना मुश्किल होगा, इसलिए उसने जूनकीर को व्यक्तिगत रूप से बताने का फैसला किया, लेकिन ऐसा लग रहा था कि यह अनावश्यक था। क्या तुम सच में वही हो? जूनकीर खड़ी हो गई और उसे लगा कि वह अभी भी किसी सपने में है। वह अभी भी उस पल से उत्साहित थी जब उसके आदर्श ने उसे बिस्तर पर धकेला था और आखिरी वाक्य अभी भी उसके दिमाग में घूम रहा था। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसके ठीक सामने एक लड़की थी। ऐसा कैसे हो सकता है? नामुमकिन। जूनकीर को निंगक्षी की ओर देखते देख लू टिंगजियाओ ने निंगक्षी को अपने पीछे खींच लिया। चूंकि गलतफहमी दूर हो गई है, इसलिए अब हम चलते हैं। फिर वह बिना किसी हिचकिचाहट के निंगक्षी को नीचे ले आया। जूनकीर उसे ऐसा करने से रोक नहीं पाई। जिस मूर्ति से वह मिलने के लिए तरस रही थी, वह आखिरकार उसके सामने प्रकट हो गई थी, लेकिन उसी मूर्ति को कोई दूसरा आदमी उठा ले गया। घर के बाहर निंगक्षी अपनी कार की तरफ मुड़ी। रुको लू टिंगजियाओ, मैं अपनी कार यहाँ तक ले आई हूँ। मैं ड्राइवर से इसे वापस ले जाने को कहूँगा। ओह। कार में लू टिंगजियाओ अपने होंठ कसकर बंद करके चुप रहा। स्पष्ट रूप से गुस्से में था और वास्तव में गुस्से में था। निंगक्षी को सिरदर्द हो रहा था। ऐसा क्यों लगा कि वह सचमुच धोखाधड़ी करते हुए पकड़ी गई है? अरे, क्या तुम नाराज हो? लू टिंगजियाओ ने कुछ नहीं कहा। खैर, तुम मुझे दोष नहीं दे सकती। मैं तो बस तुम्हारा नाम साफ करने की कोशिश कर रही थी। अगर तुमने उस रात मुझे सबके सामने किस नहीं किया होता, तो क्या जूनकीर हमें गलत समझ लेता? मैं तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है? अगर नहीं, तो लोग सचमुच यही सोचेंगे कि तुम्हें मर्द पसंद है और तुम मुझे धोखा दे रही हो। लू टिंगजियाओ अभी भी चुप रही। जूनकीर एक लड़की है। क्या तुम सचमुच एक लड़की से जल रहे हो? निंगक्षी बुदबुदाई। लाल बत्ती पर निंगक्षी अचानक पीछे की ओर गिर पड़ी। उसकी सीट झुकी हुई थी। इससे पहले कि उसे कुछ समझ आता, उस आदमी का चेहरा उसके ऊपर मंडरा रहा था और उसकी बाहें उसके बगल में दबी हुई थीं। उसकी निगाहें और आवाज अजीब तरह से खतरनाक लग रही थी। हाँ, अगर वो औरत भी है तो भी बात वही है। फिर उसने उसके होठों को बेतहाशा चूमा। हॉर्न। बत्ती हरी हो गई थी और पीछे की गाड़ियां हॉर्न बजाने लगीं। निंगक्षी ने उस आदमी को धक्का देकर उठने की कोशिश की। अरे, गाड़ी तो हरी हो गई है। किसने कहा था गाड़ी चलाते समय कोई अजीब हरकत मत करना? अभी भी उसके ऊपर झुके हुए लू टिंगजियाओ ने धीरे से अपना पैर एक्सीलेटर पर रखा, फिर चुंबन जारी रखा। कार अपने आप चलने लगी। बाहर का नजारा देखकर निंगक्षी हैरान रह गई। क्या इस कार में ऑटोमेटिक ड्राइविंग है? क्या पिछली बार जो हुआ उसके बाद वह इसे स्थापित कर सकता था? मेरा शैतान निश्चित रूप से प्रभावशाली है। अध्याय 879, क्या तुम मुझसे नफरत करते हो? अध्याय 879, क्या तुम मुझसे नफरत करते हो? जब वे घर पहुंचे तो निंगक्षी के गाल फूले हुए थे और उसके चेहरे पर मुस्कान देखकर लग रहा था कि वह दुखी थी। लू टिंगजियाओ की नजर लड़की की गोरी गर्दन पर पड़े उस हल्के से निशान पर पड़ी जो उसके पहले नियंत्रण खो देने का नतीजा था। नाखुश। निंगक्षी ने तुरंत जोर से सिर हिलाया। वैसे भी एक महिला से ईर्ष्या कौन करेगा? एक दिन अगर तुम मुझे और किसी दूसरे आदमी को ऐसी स्थिति में देखोगी तो क्या तुम परेशान हो जाओगी? लू टिंगजियाओ ने स्पष्ट रूप से कहा। तुम और एक और आदमी पहले भी मेरे जैसे हालात में थे। निंगक्षी कुछ देर तक अपने दिमाग में यही तस्वीर देखती रही और उसकी नाक से खून बहने लगा। मुझे क्या परवाह नहीं होती। जब उसने लड़की का उत्साहित छोटा सा चेहरा देखा तो ये स्पष्ट था कि वह ईर्ष्या से प्रभावित नहीं थी। लू टिंगजियाओ की आंखें बेबसी से चमक उठीं। तुम ठीक हो? निंगक्षी ने लू टिंगजियाओ के थके हुए चेहरे को देखा और छोटे कदमों से उसकी ओर दौड़ी। गुस्सा। लू टिंगजियाओ ने उसे घूरकर देखा। अगर मैं सचमुच तुम पर गुस्सा होता तो क्या तुम्हें लगता है कि मैं अभी जिंदा होता? जिस तरह से उसने ये कहा, उससे ऐसा लग रहा था कि वह गुस्से या किसी और कारण से मर जाएगा। वह कभी कभार आवेग में आकर छोटी मोटी गड़बड़ियां कर देती थी और अक्सर अनजाने में लड़कियों का दिल चुरा लेती थी। लू टिंगजियाओ के जाने के कुछ देर बाद निंगक्षी कुछ देर काम कर रही थी।
जैसे ही वह सोने जा रही थी उसका फोन बज उठा। उसने फोन के डिस्प्ले पर देखा। जून कीर नाम का व्यक्ति था। इससे पहले भी उन्होंने एक दूसरे को नंबर दिए थे। वह इस समय क्यों फोन कर रही थी? निंग शी ने संदेह से फोन उठाया। हेलो कीर, जियाओ शी, क्या तुम अभी तक सो रही हो? क्या मैं तुम्हें परेशान कर रहा हूँ? जून कीर ने सावधानी से पूछा। कोई चिंता नहीं, मैं अभी सोया नहीं हूँ। ओह, जून कीर ने आगे बात जारी नहीं रखी। निंग शी केवल इतना ही कह सकी, खैर, इससे पहले जो कुछ भी हुआ उसके लिए मुझे सचमुच खेद है कि मैंने आपको गलत समझा। जून कीर ने धीरे से जवाब दिया, इसमें माफी मांगने की कोई बात नहीं है। वैसे भी तुम्हारा किसी से झूठ बोलने का कोई इरादा नहीं था, बल्कि मुझे तो तुम्हें शुक्रिया कहना चाहिए। उस वक्त मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया। मैं हमेशा से तुम्हें आमने सामने शुक्रिया अदा करना चाहता था। जब निंग शी ने दूसरी तरफ से लड़की का शर्मीला और घबराया हुआ स्वर सुना तो उसने अपनी नाक रगड़ी और जल्दी से अपना गला साफ करते हुए कहा, कोई बात नहीं, यह मेरी ओर से एक छोटा सा प्रयास था। जियाओ शी, क्या तुम कल फ्री हो? जून कीर ने झिझकते हुए फिर पूछा। कल मुझे कंपनी जाना है। मेरे मैनेजर को मुझसे कुछ बात करनी है और मुझे नहीं पता कि मैं कब तक बात खत्म कर पाऊंगी। क्या तुम्हें मेरी कोई जरूरत है? निंग शी ने पूछने की कोशिश की। वैसे भी कोई खास बात नहीं, अब हम दोस्त माने जाते हैं, है ना? तुम जानती हो कि मेरे ज्यादा दोस्त नहीं होते, इसलिए मैं बस तुम्हें शॉपिंग और खाने पीने या कुछ और के लिए पूछना चाहता था। अगर तुम व्यस्त हो तो कोई बात नहीं, काम पहले आता है। जून कीर ने बड़ी मुश्किल से ये कहा। जब निंग शी ने लड़की के स्पष्ट रूप से निराश स्वर को उदासीनता के रूप में छिपाते हुए सुना तो वह खुद को रोक नहीं सकी और उसने तुरंत हर बात पर सहमत होना चाहा। अंत में उसने चतुराई से कहा, जब हम खाली हों तो घूमेंगे। जब उसने ये कहा तो फोन का दूसरा छोर अचानक काफी देर के लिए खामोश हो गया। निंग शी ने भौहें चढ़ाईं। हेलो कीर, क्या तुम अभी भी वहीं हो? जियो जी, क्या तुम मुझसे नफरत करती हो? जून कीर की आवाज थोड़ी कांप रही थी। दूसरी तरफ से आंसुओं से भरी आवाज सुनकर निंग शी चौंक गई और उसने जल्दी से कहा, बिल्कुल नहीं। आप ऐसा क्यों सोचेंगे? अध्याय 880। तुम मेरे अंदरूनी सूत्र हो। अध्याय 880। तुम मेरे अंदरूनी सूत्र हो। ठीक है, उस समय लू टिंगजियाओ के प्रति मेरी जो भावनाएं थीं, उसके बाद हम तकनीकी रूप से रोमांटिक प्रतिद्वंद्वी थे, लेकिन अब मुझे लू टिंगजियाओ के प्रति बिल्कुल भी कोई भावना नहीं है। तुम्हें मुझ पर विश्वास करना होगा। क्या तुम मुझसे नफरत नहीं कर सकती? जून कीर अपनी बात समझाने में बहुत घबरा रही थी, इसलिए इस समय उसकी आवाज लगभग लड़खड़ा रही थी। आखिरकार उसे घमंड और अपनी इज्जत का ध्यान रखने की आदत थी, इसलिए उसने शायद पहले कभी किसी से इस तरह बात नहीं की थी। इतने कम अनुभव के साथ उसे नहीं पता था कि किसी से दोस्ती कैसे की जाती है। एक घमंडी और लाड़ प्यार से पली बड़ी लड़की के लिए अपनी भावनाओं को जाहिर करना बेहद मुश्किल काम था। साथ ही इससे ये भी साबित हुआ कि उसे निंग शी की सचमुच बहुत परवाह थी। निंग शी का दिल तुरंत पिघल गया। बिना कुछ सोचे उसने तुरंत कहा, कीर, मैं तुमसे सच में नफरत नहीं करती। असल में मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ और तुमसे दोस्ती करना चाहती हूँ। कल मुझे कुछ काम करने हैं और मुझे नहीं पता कि मैं उन्हें कब तक पूरा कर पाऊंगी। परसों कैसा रहेगा? हम बाहर खाना खाने चलेंगे, शॉपिंग करेंगे और कोई फिल्म देखेंगे। सच में? जून कीर ने अविश्वास से पूछा और वह सुखद आश्चर्यचकित लग रही थी। बेशक, या तो वहां रहो या फिर चौकोर रहो। बस फिर ठीक है। फोन रखने के बाद निंगशी को जब एहसास हुआ कि उसने क्या किया है तो वह तुरंत रोने लगी और उसने अपना सिर चादर में छिपा लिया। अरे यार, मैंने इसे अंदर क्यों नहीं रखा? उसका दिल थक चुका था। सुंदर लड़कियों के प्रति उसके पास बिल्कुल भी संयम नहीं था। अगली रात निंगशी अपने काम निपटाते ही प्लेटिनम पैलेस की ओर दौड़ी। शैतान से मिलने का समय आ गया है। निंगशी ने स्वयं भोजन पकाया था और जब भोजन समाप्त हो गया तो उसने बर्तन धोने के लिए भी संघर्ष किया था। रात में जब उसने नन्हे बन को सुला दिया तो उसने झट से मौका पाकर लू टिंगजियाओ के पास आकर उसके कंधों और पैरों की मालिश की। सोफे पर लू टिंगजियाओ उसकी तरफ नहीं देख रहा था और अपने हाथों में रखे दस्तावेज पर ध्यान लगाए हुए था, लेकिन असल में लड़की उसके बगल में घुटनों के बल बैठ गई और उसके पैरों की मालिश ठीक उसी जोर से करने लगी। ऊपर की ओर मालिश करते हुए वह कभी कभी कुछ संवेदनशील जगहों को छू लेती। दुनिया भर की रोक टोक के बावजूद वह ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहा था। आखिरकार लू टिंगजियाओ ने अपनी भौहें सिकोड़ी और हाथ में पकड़ा दस्तावेज एक तरफ रख दिया। उसके बड़े हाथ ने लड़की की कलाई पकड़ी और उसे ऊपर खींचकर तुरंत अपनी गोद में बिठा लिया। बस बताओ क्या है? निंगशी लू टिंगजियाओ की गोद में बैठ गई और पलकें झपकाईं। फिर अपनी उंगलियों को देखते हुए कमजोरी से बोली, जैसे कि वे दुनिया की सबसे दिलचस्प चीज हों। बिग बॉस, आपको कैसे पता चला कि कुछ गड़बड़ है? लू टिंगजियाओ ने उसे एक भावशून्य नजर से देखा। तुम बेवजह उत्सुक और चौकस हो रही हो। निंगशी पसीने से तरबतर हो गई और खुद को बचाने की कोशिश करने लगी। क्या ये सच नहीं है? मेरा कोई बुरा इरादा नहीं है, ठीक है? लू टिंगजियाओ ने अपनी लंबी बाहों से लड़की को घेर लिया और सोफे पर आराम से लेटा रहा। फिर उसने पूछा, तो फिर क्या है? निंगशी को अपने शब्द सावधानी से चुनने में दिक्कत हो रही थी। असल में कुछ नहीं है, बस इतना ही। मैं कल जून कीर्तन से मिल रही हूँ, खरीदारी और खाने के लिए। अगर मुझे सही से याद है तो मैंने पहले आपसे अपॉइंटमेंट लिया था। लू टिंगजियाओ ने दुखी होकर कहा। ठीक है, माफ करना, मुझे तब याद आया जब मैंने उसकी बात जल्दी मान ली थी, लेकिन मैं मान ही चुकी हूँ। मैं सच में अपनी बात से पीछे नहीं हट सकती। फिर भी तुम मेरे साथ ऐसा करने के लिए खुद को तैयार कर सकती हो।
लू टिंगजियाओ ने इस समय उसे चिंता से देखा। निंगक्षी ने जल्दी से अपनी बाहें उसके गले में डाल दी और उसकी ठुड्डी पर बिल्ली की तरह गुर्राते हुए बोली, जरूर, मैं तुम्हारे साथ ऐसा कर सकती हूँ। जूनकीर एक बाहरी व्यक्ति है, लेकिन तुम अंदर के हो। हम एक दूसरे के बहुत करीब हैं, है ना? अध्याय 881। क्या मैं अभी भी इस बात को लेकर उलझन में हूँ कि मुझे पुरुष पसंद हैं या महिलाएं? अध्याय 881। क्या मैं अभी भी इस बात को लेकर उलझन में हूँ कि मुझे पुरुष पसंद हैं या महिलाएं? जूनकीर एक बाहरी व्यक्ति है, लेकिन आप एक अंदरूनी व्यक्ति हैं। हम एक दूसरे के साथ बहुत अधिक घनिष्ठ हैं, है ना? क्या लू टिंगजियाओ मना कर सकती थी? लू टिंगजियाओ ने अपनी अभिव्यक्ति को कठोर कर लिया और अपने पतले होंठों को कस लिया। फिर उसने ठंडे भाव से कहा, हाँ। निंगक्षी ने तुरंत एक खुश छोटी बिल्ली की तरह उसकी ठुड्डी पर काट लिया और कहा, मुझे पता है कि बिग बॉस मुझे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। लू टिंगजियाओ उस लड़की का शरारती छोटा सा चेहरा देखकर असहाय हो गया। वह उसे पहले ही इतना लाड़ प्यार कर चुका था, अब वह किसे दोष दे सकता है? हालांकि जब उसने सोचा कि एक बिगड़ैल बच्चे की तरह उसकी अनियंत्रित हरकतें केवल उसी की हैं, तो उसे बहुत संतोष हुआ। तुम उससे मिल तो सकते हो, लेकिन कुछ भी गलत नहीं कर सकते। आखिरकार लू टिंगजियाओ ने गंभीर भाव से अपने मानदंड बताए। जाहिर है वह उस घटना की ओर इशारा कर रहा था जिसमें उसने पिछले दिनों जूनकीर को बिस्तर पर धकेल दिया था। हम चिंता मत करो, मैं बिल्कुल नहीं करूंगी। दरअसल लड़कियों का एक दूसरे के करीब होना सामान्य बात है, इसलिए तुम्हें इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। मुझे लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं आएंगी, निंगक्षी ने कहा। लू टिंगजियाओ ने कुछ नहीं कहा, वह बस उसे देखता रहा और स्पष्ट रूप से संदिग्ध भाव बनाए रखा। लू टिंगजियाओ के अविश्वास भरे चेहरे पर नजर पड़ते ही निंगक्षी ने आंखें सिकोड़ लीं और उस आदमी को सोफे पर धकेल दिया। उसने अपनी आवाज धीमी करते हुए कहा, क्या तुम अब भी इस बात को लेकर असमंजस में हो कि मुझे मर्द पसंद हैं या औरतें? लू टिंगजियाओ ने उसके सिर के पीछे से पकड़कर उसे जोर से चूमा। मुझे कुछ स्पष्टता चाहिए। अगली सुबह निंगक्षी लड़कियों के साथ डेट पर समय की पाबंदी के अपने सिद्धांत के आधार पर तय समय से 20 मिनट पहले ही निकल गई। जब वह मीटिंग पॉइंट पर पहुंचने ही वाली थी, तभी उसे जूनकीर का फोन आया। दूसरी तरफ से जूनकीर की आवाज घबराई हुई लग रही थी। जियाओ शी, क्या तुम अभी तक वहां पहुंची? मैं अभी पहुंची, निंगक्षी ने उत्तर दिया। मुझे माफ करना जियाओ शी, लगता है आगे कोई दुर्घटना हो गई है और वहां बहुत भीड़ है। मुझे शायद देर हो जाएगी, मुझे बहुत माफ करना। कोई बात नहीं, मैं पास में ही खरीदारी करके तुम्हारा इंतजार करूंगी। जल्दबाजी मत करना, सड़क पर सावधान रहना। सुरक्षा पहले, ठीक है? ठीक है। फोन रखने के बाद निंगक्षी मॉल में खरीदारी करने लगी। यह इंपीरियल का सबसे बड़ा प्रीमियम आउटलेट मॉल था, जहां लग्जरी ब्रांड की दुकानें कतारों में लगी थीं। वहां लगभग सभी बड़े ब्रांड मौजूद थे जिनके बारे में आप सोच सकते हैं। इसके विपरीत जो ब्रांड वहां आउटलेट का किराया वहन कर सकते थे, वे निश्चित रूप से प्रतिष्ठित थे। जैसे ही वह आराम से खरीदारी कर रही थी, एक पुरानी शैली की दुकान ने उसका ध्यान आकर्षित कर लिया। निंगक्षी दुकान के सामने खड़ी थी और अपने कदम रोक नहीं पाए। ये हिस्ट्री की नई शाखा थी। हिस्ट्री की दुकान का बोर्ड देखते ही निंगक्षी को थोड़ा अफसोस हुआ। हालांकि उसका स्टूडियो मुनाफा कमाने लगा था, फिर भी वह निजी ऑर्डर पर निर्भर था। अभी तक उनका अपना एक भी बुटीक नहीं था। सीखने और अवलोकन करने के उद्देश्य से निंगक्षी खरीदारी करने के लिए अंदर जाने के लिए तैयार हो गई। इतिहास में आपका स्वागत है। दुकान के अंदर से स्वागत की मधुर ध्वनि आ रही थी। मिस, आप किस स्टाइल की तलाश में हैं? उनमें से एक उत्साह से उनकी ओर बढ़ा। निंगक्षी ने अपना धूप का चश्मा सिर पर चढ़ाया और कहा, मैं बस इधर उधर देख रही हूँ। मेरी चिंता मत करो, ठीक है? अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो कृपया बेझिझक मुझे फोन करें। आखिरकार यह एक बेहतरीन जगह थी। इतिहास के स्टोर के सामने का हिस्सा बेशक काफी महंगा था। बाहरी से लेकर आंतरिक तक यह विलासिता से भरपूर था। परिधानों की शैली के साथ मेल खाने के लिए आंतरिक डिजाइन को प्राच्य शैली की ओर झुकाया गया था, जिसमें फूलों और पक्षियों के चित्रों वाली क्लासिक स्क्रीन का इस्तेमाल किया गया था। महोगनी की कुर्सियां, रतन सोफा सेट और पुराने फूलदान सजावट के तौर पर इस्तेमाल किए गए थे, जो किसी को भी अतीत में यात्रा करने का एहसास दिलाते थे। अध्याय 882। सब कुछ समेट लो। अध्याय 882। सब कुछ समेट लो। बेशक इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण चीज कपड़े थे। जूनकीर अभी तक नहीं आया था और निंगक्षी प्रतियोगी को देखने में इतनी मग्न थी कि उसे समय का पता ही नहीं चला। ये देखकर कि निंगक्षी काफी देर से सामान देख रही थी और कुछ खरीदने का उसका कोई इरादा नहीं था, दुकान के कुछ कर्मचारी परेशान होने लगे। जब उन्होंने निंगक्षी के पहनावे का जायजा लिया तो वे उसके प्रति अरुचिकर व्यवहार करने लगे। माफ कीजिएगा श्रीमती, आज सप्ताहांत है और हमारे स्टोर में कारोबार चरम पर है। स्टोर में बहुत सारे ग्राहक हैं, इसलिए अगर आपको कुछ खरीदने में कोई दिलचस्पी नहीं है तो क्या आप कृपया कहीं और जा सकती हैं ताकि हमारे कारोबार में कोई बाधा न आए। निंगक्षी कुछ कहने ही वाली थी कि दुकान के नौकरों की नजर उस पर से गुजर गई और वे लगभग अंदर की ओर दौड़ पड़े। मिस यंग, मिस जिन, जल्दी से अंदर आइए। आप दोनों बहुत अच्छे समय पर आए हैं। कुछ सामान आज ही नया आया है, आपको जरूर पसंद आएगा। निंगक्षी ने अवचेतन रूप से पीछे मुड़कर देखा कि यह निंग जुएलुओ की करीबी गर्लफ्रेंड यांग फेंगलिन और जिन जुवांगसुआन थीं। दुकान के नौकरों को पता था कि वे दोनों उनके मालिक निंग जुएलुओ के करीबी दोस्त थे। इसके अलावा वे सोशलाइट थे और उनकी खर्च करने की क्षमता भी ज्यादा थी, इसलिए वे असाधारण रूप से मिलनसार थे। जब यंग फेंगलिन ने निंगक्षी को देखा तो उसे तुरंत ऐसा लगा जैसे उसने कोई मक्खी देख ली हो।
जियाओ चेन, तुम लोग घटिया मेहमानों से क्यों मिल रहे हो? पहले क्या हुआ था? जिन जुवान ने पूछा। दुकान सहायक ने निंगक्षी की ओर देखा और कहा, क्या तुम दोनों उसे जानती हो? ये ग्राहक बहुत देर से इधर उधर देख रही है, लेकिन कुछ भी नहीं खरीद रही है। दरअसल उसने स्पिरिट के कपड़े पहने हुए थे। मुझे शक है कि वह जानबूझकर नुक्स निकाल रही है, इसलिए मैंने उसे कहीं और जाने की सलाह दी। निंगक्षी को उसकी बातें मजाकिया लगीं। अगर वह चैनल पहनती तो क्या वह हमीज स्टोर में नहीं जा सकती थी? हालांकि इससे उसे एक संदेश मिला। ऐसा लग रहा था कि हिस्ट्री स्पिरिट पर काफी करीब से नजर रख रही थी और सख्त सावधानियां बरत रही थी, वरना एक दुकान सहायक स्पिरिट के प्रति इतनी दुश्मनी नहीं रखता और यह भी नहीं पहचान पाता कि उसका पहनावा स्पिरिट का है। यंग फैंगलिन ने अपनी बाहें पार की और अपमानित करते हुए कहा, हम इस तरह का व्यक्ति जो उच्च अंत वाली वस्तुओं को वहन नहीं कर सकता और केवल नकली सामान ही खरीद सकता है, जाहिर है कि यहाँ केवल नुक्स निकालने के लिए है। जिन जुवान को अचानक कुछ याद आया और उसने अतिशयोक्तिपूर्ण स्वर में कहा, अय्या निंगक्षी, तुम्हारा ब्लैक कार्ड कहाँ है? ठीक है, क्या तुमने पिछली बार इसे बड़े आराम से स्वाइप नहीं किया था? अब स्वाइप जारी रखने के लिए इसे बाहर क्यों नहीं निकाल लेते? क्यों, क्या तुम्हें छोड़ दिया गया है? तुम लोग क्या बात कर रहे हो? निंगक्षी, तुम भी यहाँ हो? उसी समय निंग जुएलुओ बाहर से अंदर आया। मिस निंग। सभी दुकान सहायकों ने निंग जुएलुओ को देखकर उनका अभिवादन किया। यंग फैंगलिन उसके पास आई और बड़े प्यार से उसकी बाह पकड़ ली। शुएलुओ, तुम यहाँ हो? ये औरत बहुत परेशान करने वाली है। वह बेशर्मी से तुम्हारी दुकान को गंदा करने आई है। निंग जुएलुओ ने धीरे से कहा, फैंगलिन, इसे ऐसे मत कहो। जो भी अंदर आता है वह मेहमान है। हमारी सेवा का आदर्श वाक्य है कि ग्राहक भगवान हैं। खैर, आपको ये भी देखना चाहिए कि वे ग्राहक किस तरह के हैं। आप एक उच्च स्तरीय ब्रांड हैं। अगर दूसरे ग्राहक देखेंगे कि यहाँ अनजान लोग आपके ब्रांड को खरीद रहे हैं तो इससे आपके ब्रांड की प्रतिष्ठा धूमिल हो जाएगी। उसी क्षण पीछे से एक दृढ़ आवाज सुनाई दी, मैं चाहता हूँ कि ये सब कुछ छीन लिया जाए। जब निंगक्षी ने परिचित आवाज सुनी तो सहज ही उसने ऊपर देखा और जूनकीर को एक दुकान सहायक से बात करते हुए देखा। जब उसने ठंडे भाव से कपड़ों की पंक्ति की ओर इशारा किया, ठीक है, मैं इन्हें पैक करने में तुम्हारी मदद करती हूँ। तुम्हें ये सब चाहिए? दुकान की सहायिका ने सोचा भी नहीं था कि वह बिना कुछ कहे अचानक इतना बड़ा सौदा कर लेगी और जाहिर है वह बहुत उत्साहित थी। हम सब कुछ, मिस जूंग। जब निंग जुएलुओ ने देखा कि वह कौन है तो उसकी आंखें चमक उठीं और वह तुरंत निंगक्षी और बाकी लोगों को छोड़कर उसके पास चली गई। मुझे नहीं लगा था कि आपको हिस्ट्री के कपड़े भी पसंद आएंगे, मिस जूंग। ये बहुत बड़ा सम्मान है। अध्याय 883। हम सब तुम्हारे लिए। अध्याय 883। हम सब तुम्हारे लिए। आप कौन हैं? जूनकीर ने अहंकार से उस महिला की ओर देखा जो अचानक उसके पास आकर बातचीत करने लगी थी। मिस, ये हमारे बॉस हैं। उनके बगल में खड़े दुकान सहायक ने जल्दी से परिचय कराया। मिस जूंग, मेरा उपनाम निंग है। ये रहा मेरा नाम कार्ड। निंग जुएलुओ ने एक नाम कार्ड उनकी ओर बढ़ाया, फिर दुकान के सहायक की ओर ध्यान से देखा और घोषणा की, मिस जूंग, मैं आपको ये सारे कपड़े मुफ्त में दूंगा। जूनकीर ने इस अचानक उदारता पर अपनी भौहें उठाईं। आप क्या कहना चाह रहे हैं? निंग जुएलुओ ने दयालुता से मुस्कुराते हुए कहा, ये तथ्य कि आपको इतिहास के कपड़े पसंद हैं हमारे लिए सम्मान की बात है, मिस जूंग। ये सारे कपड़े मेरी तरफ से एक छोटी सी ईमानदारी मानी जाएगी। हमारे कपड़े उन लोगों द्वारा पहने जाते देखना जो उनके लिए उपयुक्त हैं मुझे किसी भी लाभ से ज्यादा खुशी देता है। यंग फांगली और जिन जुवान एक दूसरे से फुसफुसा रहे थे। मिस जूंग, ये कौन सी मिस जूंग हैं? इतने सारे कपड़े, शायद इनकी कीमत कुल मिलाकर लाखों में होगी, फिर भी जुएलुओ इन्हें इतनी सहजता से दे रही है। उसका उपनाम जूंग है। क्या वह उस जनरल जूंग की बेटी हो सकती है? जब जिन जुवान ने ये सोचा तो वह बातचीत शुरू करने के लिए आगे बढ़ी। मिस जूंग, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि आपको इतिहास के कपड़े पसंद हैं। आपका करिश्मा क्लासिक है, इस तरह के स्टाइल के लिए बिल्कुल उपयुक्त। जब यंग फांगली ने सोचा कि वह उस महान परिवार की बेटी से कैसे मिल सकती है तो वह भी पीछे नहीं हटी। हाँ, खासकर यह सफेद चांदनी, ये तुम पर खास तौर पर जचती है। स्टोर में कुछ और नए डिजाइन भी हैं, क्या आप उन्हें आजमाना चाहेंगे? निंगक्षी पूरी तरह से पीछे धकेल दी गई थी। जब उसने देखा कि जूनकीर कपड़े खरीद रहा है तो वह तुरंत वहां से नहीं जा सकी, इसलिए वह सोफे पर बैठ गई और सोचा कि जब वह कपड़े खरीद लेगी तो वह भी उसके साथ चली जाएगी। उस समय दुकान के वे कर्मचारी जिन्होंने पहले निंगक्षी की मदद करने की कोशिश की थी बहुत गुस्से में थे क्योंकि उन्होंने देखा कि वह अभी भी जाने को तैयार नहीं थी और तो और उससे बहस करने की वजह से ही उन्होंने इतना बड़ा बिजनेस डील गंवा दिया था। हालांकि उसी समय वहां एक वीआईपी व्यक्ति भी मौजूद था और किसी को बाहर निकालना तथा ग्राहक के खरीदारी अनुभव को बाधित करना शिष्टाचार के विरुद्ध था, इसलिए वे केवल उसे तिरस्कार भरी निगाहों से देख सकते थे। निंगक्षी हक्की बक्की रह गई। उसने अपनी ठुड्डी पकड़कर जूनकीर की तरफ देखा, मानो वो कोई मर्द हो जो अपनी गर्लफ्रेंड की शॉपिंग खत्म होने का इंतजार कर रहा हो। अंततः जूनकीर खरीदारी में व्यस्त हो गई। मिस जूंग, मैंने आपके सारे कपड़े पैक कर दिए हैं। दुकान के सहायकों ने तरह तरह के बड़े छोटे कपड़ों के बैग सजा दिए। ठीक है, जूनकीर ने सिर हिलाया। निंग जुएलुओ ने कपड़ों को देखा, फिर विचारपूर्वक कहा, ये थोड़ा भारी लगता है मिस जूंग, मैं अपने लोगों से इसे बाद में आपके निवास पर भेज दूंगा। ठीक है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है।
जूनकीर ने तुरंत अस्वीकार कर दिया। इसके अलावा आपके अच्छे इरादों के लिए धन्यवाद, लेकिन अगर मैं इसके लायक नहीं हूँ तो मैं इनाम स्वीकार नहीं करूंगा, इसलिए मुझे मुफ्त में देने की कोई आवश्यकता नहीं है। निंग जुएलुओ का शुरुआती इरादा जूनकीर से परिचित होना था और वह उससे पहले बातचीत करके ऐसा कर चुकी थी। वह जानती थी कि जूनकीर किसी और का उपहार आसानी से स्वीकार नहीं करेगा, इसलिए उसने जिद नहीं की और दुकान के कर्मचारियों से छूट देने को कहा। कृपया फिर से हमारे पास आइएगा। अगर अगली बार कोई नया डिजाइन होगा तो मैं दुकान के कर्मचारियों से आपके लिए कुछ बुक करवा दूंगी। निंग जुएलुओ उसे बाहर भेजने के लिए तैयार थी जब उसने देखा कि जूनकीर अपना बिल चुकाने के बाद प्रवेश द्वार की ओर नहीं बल्कि उसके पीछे की दिशा में चली गई। जियोशी, खरीदारी पूरी हो गई? निंग शी ने ऊपर देखा और मुस्कुराते हुए पूछा। जूनकीर ने सिर हिलाया, फिर अचानक उसने सारे बैग निंग शी की ओर बढ़ा दिए। ये रहे, आपके लिए। निंग शी दंग रह गई। मेरे लिए? जूनकीर ने शर्म से अपने होंठ भींच लिए। उसकी आंखें दिन की तरह साफ थीं और उनमें एक बच्चे जैसी नजर थी जो तारीफ की उम्मीद कर रहा हो। हम सब तुम्हारे लिए। तुम्हें इस ब्रांड के कपड़े पसंद हैं, है ना? अध्याय 884। किसी के लिए प्यार उनकी छत पर बैठे कौवों तक भी फैला हुआ है। अध्याय 884। किसी के लिए प्यार उनकी छत पर बैठे कौवों तक भी फैला हुआ है। जब जूनकीर पहले बाहर थी तो उसने डिस्प्ले शेल्फ के ऊपर से देखा था कि निंग शी कपड़ों पर बहुत ध्यान दे रही थी। फिर जब वह अंदर आए तो उसने संयोग से दुकान के कर्मचारियों और उन महिलाओं द्वारा अपना मजाक उड़ाते और उसका मजाक उड़ाते हुए देखा था, इसलिए वह खुद को उन कपड़ों को खरीदने से नहीं रोक पाए और उसे देने के लिए उत्सुक हो गई। जब निंग शी ने उस लड़की के चेहरे पर उसे खुश करने और उसका साथ देने की सच्ची इच्छा देखी तो उसे लगा कि उसका दिल पिघल जाएगा। कोई इतना प्यारा कैसे हो सकता है? हालांकि उस समय जब उन्होंने ये देखा, यंग फेंगलिन और जिन जुवांगसुआन एक दूसरे को देख रहे थे, जबकि अन्य सभी दुकान सहायक पूरी तरह से हक्के बक्के थे। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा कि जिस सम्मानित अतिथि को उनके बॉस ने इतना विनम्र व्यवहार दिया था, वह वास्तव में उस ग्राहक को जानता होगा जो कुछ भी खरीदने में असमर्थ था और जाना नहीं चाहता था। दरअसल वे बहुत करीब थे। सबसे अजीब बात ये थी कि उन सबको लगा था कि मिस चून को उनकी दुकान के कपड़े बहुत पसंद हैं। उन्होंने उनके आकर्षण और फैशन की समझ की भी तारीफ की। आखिरकार उन्हें उनकी दुकान के कपड़े पसंद ही नहीं आए, बल्कि उन्होंने तो सिर्फ देने के लिए खरीदे थे। सबसे अधिक हैरान होने वाला व्यक्ति निंग जुएलुओ था। निंग शी को जूनकीर जैसे व्यक्ति से कब परिचय हुआ? जब उसे जून लिंग्यू की पारिवारिक पृष्ठभूमि का पता चला तो वह लंबे समय से जून परिवार से संपर्क बनाना चाहती थी। दरअसल उसने सोचा था कि जूनकीर, जो उसकी ही उम्र का था, इसके लिए सबसे उपयुक्त व्यक्ति होगा। दुर्भाग्य से उन दोनों की पहचान अभी भी बहुत दूर थी, इसलिए उससे दोस्ती करने का कोई उपयुक्त अवसर ढूंढना बहुत मुश्किल था। आज अचानक उसकी अपनी दुकान पर जूनकीर से टक्कर हो गई। ये भगवान की तरफ से एक बहुत ही अच्छा मौका था। किसे पता था कि बात इस तरह पलट जाएगी और उसके सिर पर वार करेगी। जियाओ शी, क्या हुआ? जूनकीर वाकई काफी चौकस और संवेदनशील थी। उसे लगा जैसे उसने कुछ भांप लिया हो और उसने चिंतित होकर पूछा, क्या मैंने गलतफहमी तो नहीं की? क्या तुम्हें इस ब्रांड के कपड़े पसंद नहीं? निंग शी उससे झूठ नहीं बोलना चाहती थी, इसलिए उसने सिर हिलाया और कहा, हम सच में मैं नहीं बोलती। जब निंग जुएलुओ ने ये सुना तो उसने अपने दांत पीसकर पाउडर बना लिए। अरे, ये चुड़ैल जानबूझकर ऐसा कर रही थी। जूनकीर के सामने इतिहास को बदनाम करने की उसकी हिम्मत कैसे हुई? वह इतनी जिद्दी क्यों थी? अगर उसे वे पसंद नहीं थे तो वह इतनी देर से आकर इधर उधर क्यों देखती रही? अगर निंग शी की बातें थोड़ी और चतुराई भरी होती तो वह अभी भी अपने आप को छुपाने की कोशिश कर सकती थी और फिर इस मौके का इस्तेमाल जूनकीर से दोस्ती करने के लिए कर सकती थी। फिर उसे निंग शी को जितने कपड़े चाहिए देने में कोई आपत्ति नहीं होती। अंत में इस चुड़ैल निंग शी ने अप्रत्याशित रूप से ये कहा था, ये चुड़ैल सोचती है कि उसने उसके संवेदनशील स्थान पर चोट की है, लेकिन क्या वह नहीं जानती थी कि इस तरह की कठोर अस्वीकृति वास्तव में इतने सारे लोगों के सामने जूनकीर को उसके चेहरे से वंचित कर रही थी। जूनकीर जैसी घमंडी महिला, भले ही वह आपके करीब थी, वह निंग शी की बेहुदा और असभ्य हरकत को कैसे बर्दाश्त कर सकती थी? क्या ऐसा है? मुझे लगा कि तुम्हें वे पसंद हैं। जूनकीर की आंखों की चमक काफी कम हो गई। जब निंग शी ने उस असहाय लड़की को देखा तो उसकी आंखें निकटता और सच्ची पसंद से भर गईं। उसने धीरे से कहा, ठीक है, शुरू में मुझे वे पसंद नहीं थे, लेकिन क्या? जूनकीर घबराया हुआ लग रहा था। निंग शी ने जूनकीर से एक बैग लिया, फिर स्वाभाविक रूप से अपना हाथ बढ़ाया और उसकी ओर मुड़ी। एक प्रेमपूर्ण मुस्कान के साथ बोली, लेकिन एक व्यक्ति के लिए प्यार तो उसकी छत पर बैठे कौवों तक भी होता है। अध्याय 885। लाड़ प्यार। अध्याय 885। लाड़ प्यार। जैसे ही उस धीमी और भारी आवाज ने कहा, किसी इंसान के लिए प्यार तो छत पर बैठे कौवों तक भी होता है, जूनकीर का पूरा दिल मानो गर्म समुद्र में समा गया हो। उसकी सारी शुरुआती घबराहट और असुरक्षाएं मानो किसी कोमल हाथ ने उसके सिर पर हल्के से थपथपाकर उसे दिलासा दे दिया हो, गायब हो गईं। बचपन से ही उसके पिता ने उसे और उसके भाई को फौजी तरीके से पढ़ाया था। उसकी माँ की भी उससे बहुत ज्यादा उम्मीदें थीं। किसी के हाथों से लाड़ प्यार पाने का ऐसा एहसास उसे पहले कभी नहीं हुआ था। जूनकीर ने निंग शी के हाथ में उसका हाथ देखा और उस लड़की के कोमल और गर्म हाथ को पूरी तरह महसूस किया। अचानक उसने कपड़ों के सारे बैग सोफे पर फेंक दिए और फिर निंग शी के हाथों से बैग भी खींच लिए। उसने निंग शी का हाथ पकड़ा और खुशी से बोली, चूंकि तुम्हें ये पसंद नहीं है तो हम इन्हें नहीं लेंगे।
चलो जहाँ चाहो वहाँ खरीदारी कर लो। जून कीर चहकते हुए खुशी से निंगक्षी को दुकान से बाहर खींच ले गई। वे ये देखना बर्दाश्त नहीं कर सके कि जिन कपड़ों की निंग जुएलुओ, यंग फेंगलिन, जिन जुवांगसुआन और अन्य दुकान सहायकों ने बहुत प्रशंसा की थी, उन्हें स्टोर में लापरवाही से एक तरफ फेंक दिया गया था। बोसो, उस समय दुकान के सहायकों में से एक ने भयभीत होकर प्रतिक्रिया व्यक्त की और कपड़ों के ढेर को अजीब तरह से देखा। निंग जुएलुओ ने अपने अंदर की भावनाओं को दबाते हुए खुद को शांत किया। मिस जून के पहले हुए लेन देन के सारे पैसे वापस कर दो। दुकान के सहायक ने सिर हिलाकर कहा, ठीक है। यंग फांगली ने हैरानी से उस तरफ देखा जहां निंगक्षी और जून कीर गए थे। शुएलुओ, क्या हो रहा है? जून कीर उस बदचलन निंगक्षी के साथ इतना अच्छा व्यवहार क्यों कर रहा है? जिन जुवान ने मुंह बनाया, कौन जाने उस चुड़ैल ने कौन सा काला जादू किया होगा। यंग फेंगलिन ने उपहास किया, जरा सोचो कि जून परिवार कैसा है। वह आसानी से परिचित नहीं हो सकती। अगर दोनों जनरलों को पता चल गया कि जून कीर पर बुरा असर पड़ रहा है तो उसे सचमुच समझ आ जाएगा। ये बात सुनकर निंग जुएलुओ की आंखें अचानक चमक उठीं। अगर उसने अच्छी योजना बनाई होती तो शायद यह उसके लिए अपनी सारी समस्याओं को पूरी तरह से सुलझाने का एक अच्छा मौका होता। वरना अगर उसने सचमुच निंगक्षी को जून परिवार के साथ अच्छे रिश्ते बनाने दिए तो उसके लिए चीजें मुश्किल हो जाएंगी। जून कीर निंगक्षी के साथ शॉपिंग कर रही थी, तभी उसके फोन की बीप बजी। बैंक से मैसेज आया था कि हिस्ट्री को पहले जो पैसे दिए थे वो वापस मिल गए हैं। यह क्या है? कुछ नहीं, उस दुकान ने पहले ही मुझे पैसे लौटा दिए थे। वह निंग जुएलुओ के इरादों को अच्छी तरह जानती थी। उसके जैसे बहुत से लोग थे और उसने उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। फिर भी एक बात थी जो उसे परेशान कर रही थी। जून कीर को अचानक कुछ याद आया और उसने निंगक्षी की ओर देखते हुए झिझकते हुए पूछा, जियोक्षी, क्या उन लोगों से तुम्हारी कोई पुरानी दुश्मनी है? क्या तुम्हें मदद चाहिए? जून कीर का स्नेहपूर्ण व्यवहार देखकर निंगक्षी का दिल खुश हो गया। कोई बात नहीं, वे बस महत्वहीन लोग हैं। अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे जरूर बताइएगा। ठीक है। ओह जियाओशी, तुमने जो पहना है वो वाकई बहुत अच्छा है। किस ब्रांड का है? मैंने सुना है कि इसे स्पिरिट या कुछ और कहते हैं। क्या तुम्हें उनके कपड़े पसंद हैं? जून कीर की आंखें चमक रही थीं, जिससे जाहिर हो रहा था कि वो उसके लिए सब कुछ खरीदना चाहती है। निंगक्षी ने हल्के से हंसते हुए कहा, ये स्पिरिट है और उनकी शैली हिस्ट्री के करीब है, इसीलिए उन्हें प्रतिस्पर्धी माना जाता है। लेकिन ये ब्रांड अभी शुरू ही हुआ है, ये हिस्ट्री के प्रभाव के स्तर तक नहीं पहुंचा है। अध्याय 886 खेलना चाहते हैं? अध्याय 886 खेलना चाहते हैं? कोई बात नहीं, सबसे जरूरी बात यह है कि तुम्हें ये पसंद है। चलो वहाँ खरीदारी करने चलते हैं, जून कीर ने उत्साह से कहा। निंगक्षी ने कहा, खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? दरअसल आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपने मेरे दादाजी को बचाया है, इसलिए मैं और मेरा परिवार आपके बहुत आभारी हैं। हालांकि आपको सिर्फ पैसे देना बहुत अपमानजनक होगा, इसलिए मैं आपकी मदद करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। निंगक्षी ने उसे प्यार से देखा। मैं समझ सकती हूँ कि तुम क्या कहना चाह रही हो, और मैंने पहले भी कहा है कि ये बस एक छोटा सा प्रयास था, इसलिए तुम्हें मेरे लिए ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम मुझे अपना रक्षक समझती रहोगी तो मैं वाकई बहुत दबाव महसूस करूंगी। मैं तुमसे सिर्फ इसलिए दोस्ती करना चाहती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे साथ रहकर काफी खुश हूँ और हमारी अच्छी बनती है। मैं भी। जून कीर ने खुशी से सिर हिलाया। तो इसे बस एक दोस्त का तोहफा समझो। निंगक्षी हंसी, सच में इसकी कोई जरूरत नहीं है, स्पिरिट ही मेरा ब्रांड है। सचमुच? जून कीर आश्चर्यचकित था। निंगक्षी और जून कीर ऐसे बातें और खरीदारी कर रहे थे मानो उनके पास बात करने के लिए अनगिनत विषय हों। पता ही नहीं चला कि शाम हो गई और दोनों ने रात के खाने के लिए रुकने की जगह ढूंढ ली। जून कीर की आंखें निंगक्षी के विदेश में बिताए दिलचस्प किस्से और स्पिरिट स्टूडियो के निर्माण के दौरान मिले अनोखे अवसरों को सुनकर तरस से भर गईं। जियाओक्षी, मुझे तुमसे बहुत जलन हो रही है। तुम इतनी आजादी से शानदार जिंदगी जी सकती हो और इतने सारे दिलचस्प लोगों और चीजों से मिल सकती हो। तुम्हारे पास कोई है जिसे तुम पसंद करती हो, साथ ही एक सपना और एक लक्ष्य है जिसके लिए तुम कड़ी मेहनत कर रही हो और अपनी जिंदगी के हर दिन को पूरी तरह से जी रही हो। निंगक्षी ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि वो दिन आएगा जिससे लोग उससे ईर्ष्या करेंगे। ईर्ष्या की बात करें तो क्या तुम्हें वो नहीं होना चाहिए जिससे सब ईर्ष्या करें? यद्यपि आज वह प्रकाश की ओर बढ़ रही थी, परंतु अतीत में उसे अंधकार और निराशा का सामना करना पड़ा था। जून कीर व्यंग्यात्मक ढंग से हंसा। ठीक है, मेरे पास सब कुछ है और मैं जो चाहूँ आसानी से पा सकता हूँ, लेकिन बचपन से मैंने जो कुछ भी किया है वह अपने परिवार की मर्जी के अनुसार किया है। न तो मुझे पता है कि मैं असल में क्या चाहता हूँ, न ही मेरे पास ऐसा कुछ है जो मैं खास तौर पर करना चाहता हूँ। मैं जो भी करूँ उसमें सबसे पहले स्वार्थ से मुक्ति और अपने परिवार के सम्मान को प्राथमिकता देनी चाहिए। क्या ये भी एक तरह का दुख नहीं है? हर किसी की अपनी परेशानियां होती हैं, यहाँ तक कि दुनिया के सबसे अमीर आदमी की भी। सिर्फ पानी पीने वालों को ही इसका तापमान पता होता है, निंगक्षी ने कहा और जून रोनगुआंग के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं पाए। उसे अचानक एहसास हुआ कि जून कीर और जून रोनगुआंग दो बिल्कुल विपरीत व्यक्तित्व थे। जून कीर ने अपने परिवार की व्यवस्थाओं के आगे पूरी तरह से समर्पण कर दिया था और उसे एक आदर्श महिला सुलभ समाज प्रेमी बनने के लिए प्रशिक्षित किया गया था, जबकि रोनगुआंग ने पूरी तरह से विद्रोह कर दिया था और अपने परिवार की हर इच्छा पूरी की थी और बेहद अनियंत्रित तरीके से बड़ा हुआ था। जब उनका खाना खत्म हो गया
तो निंगशी जूनकीर को आर्केड में ले आए। ये कल्पना करना मुश्किल था कि जूनकीर पहली बार आर्केड में आई थी। उसके लिए सब कुछ नया और दिलचस्प था। पति, मुझे वह लंबे कान वाला खरगोश चाहिए। ठीक है, मेरा इंतजार करो, मैं तुम्हें इसे पाने में मदद करूंगा। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं वास्तव में एक पंजा मशीन विशेषज्ञ हूँ। पति जी, आप अद्भुत हैं। जाइए। पति जी, ये क्या कर रहे हैं? जूनकीर ने उत्सुकता से कांच की अलमारियों की कतार को देखा जो तरह तरह के प्यारे प्यारे खिलौनों से भरी थीं। उनमें से एक के सामने एक आदमी ने कुछ सिक्के रखे थे। फिर उसने उस पर लगे लाल बटन पर ध्यान केंद्रित किया। एक भरवां खिलौने पर पंजा मारो, हर प्रयास में एक सिक्का खर्च होगा। खेलना चाहोगी? निंगशी ने पूछा। अध्याय 887, पिकअप स्किल्स स्विच्ड ऑन। अध्याय 887, पिकअप स्किल्स स्विच्ड ऑन। लेकिन मुझे नहीं पता कि कैसे। जूनकीर हिचकिचाया। कोई बात नहीं, बस कोशिश करो। निंगशी ने लापरवाही से मशीन में कुछ सिक्के डाल दिए और जूनकीर को खेल खेलना सिखाया। ठीक है, जियाओशी, तुम्हें कौन सा पसंद है? मैं तुम्हें उसे नोचने में मदद करूंगा। जूनकीर कोशिश करने के लिए उत्सुक थी। दुर्भाग्य से जूनकीर की किस्मत अच्छी नहीं थी। उसने 10 सिक्के डाले थे, फिर भी उसे कुछ नहीं मिला। वह मानो रोने ही वाली थी। हा, सुंदर लड़की, ऐसा नहीं है। पंजे से खरोंचने में भी एक हुनर होता है। तुम अभी यहाँ सिर्फ अपना पैसा बर्बाद करने आए हो। बगल में खड़े आदमी ने, जिसने 3 बार सिक्के डाले थे और एक खिलौने को पंजे से खरोंचने में कामयाब रहा था, गर्व से कहा। जब उसने देखा कि निंगशी और जूनकीर दोनों ही अनोखी सुंदरियां हैं, तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं और उसने अपनी गर्लफ्रेंड से भी उन्हें मिलाने की हिम्मत की। तो देवियों, क्या तुम्हें मेरी मदद चाहिए? साले, क्या तू इसलिए परेशान है क्योंकि तूने सुंदर लड़कियां देखी हैं? मैं अभी मरा नहीं हूँ। अयो, मैं तो बस उनकी मदद कर रहा हूँ। आर्केड में मौजूद अविवाहित लड़कों के समूह ने उन पर ध्यान देना शुरू कर दिया और कुछ उनके पास आ गए। आखिरकार वहां मौजूद ज्यादातर लड़के जोड़े थे और निंगशी और जूनकीर जैसी हसीनाओं को एक दूसरे के साथ देखना दुर्लभ था। सुंदर, तुम्हें कौन सा चाहिए? मैं तुम्हारी मदद करूंगा। चले जाओ, अपने बदबूदार हाथ मुझसे दूर करो। खूबसूरत बहन, मुझे इजाजत दो। मैं सचमुच बहुत अच्छा हूँ। मैं गारंटी देता हूँ कि 3 प्रयासों में ही नहीं, 2 प्रयासों में ही मैं तुम्हें कुछ न कुछ पाने में मदद करूंगा। 18वीं बार असफल होने पर जूनकीर पूरी तरह से हार गई। बचपन से ही उसकी होशियार और उत्कृष्ट होने की प्रशंसा होती रही थी, लेकिन इसे पता था कि इस छोटे से खेल ने उसे रोक दिया होगा, खासकर जब उसने कहा था कि वह निंगशी के लिए कुछ पकड़ेगी। ये बहुत शर्मनाक था। इसके अलावा कुछ लड़के भी थे जो उन्हें लगातार परेशान कर रहे थे, जिससे उनका मूड खराब हो रहा था। निंगशी ने उन नौजवान लड़कों की तरफ देखा। वे शायद छात्र थे और लड़कियों से संबंध बनाने आए थे। उसने धीरे से 12 सिक्के डाले और कहा, मुझे इजाजत दो। जूनकीर ने निराशा में सिर हिलाया और अपनी जगह से हट गई। तुम इशारा करो, मैं पंजा मारूंगी। निंगशी ने जूनकीर से कहा। मैं तुम्हारे लिए उस खरगोश को नोचना चाहता था, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सका। जूनकीर ने निराश होकर कहा। ठीक है। निंगशी ने शीशे में देखा और फिर बटन दबा दिया। अरे सुंदरी, तुम ऐसा नहीं कर सकती। उन्हें पंजों से पकड़ने में एक हुनर है। वह खरगोश ऐसी स्थिति में है जहां उसे पंजा मारना मुश्किल है। तुम्हें उसे बिल के पास ले जाना चाहिए। तुमने पहले बटन बहुत जल्दी दबा दिया। तुम्हें सही समय का इंतजार करना होगा। बस यूं ही मत दबाओ। अपने आसपास मचे शोर को देखकर निंगशी ने पलटकर लड़कों को नाराजगी से घूरा। चुप रहो, तुम बहुत शोर मचा रहे हो। क्या होमवर्क पूरा नहीं हुआ? इतनी देर हो गई है, घर क्यों नहीं आए? ओह, ये सुंदर बहन बहुत भयंकर है, लेकिन ये तो बहुत गर्म है। सुंदर बहन, तुमने पा लिया, तुमने पा लिया। तभी कुछ लोग अचानक उत्साह से चिल्लाने लगे और जूनकीर भी सुखद आश्चर्यचकित हुआ। जियाओशी, तुमने तो कमाल कर दिया। उसने पहले तो बस बटन दबाया था और उसे उम्मीद नहीं थी कि वह सचमुच उस पर अपना पंजा लगा पाएगी। ये तो बड़ी अच्छी किस्मत थी। निंगशी ने लापरवाही से खरगोश का इनाम लिया और उसे जूनकीर की बाहों में ठूंस दिया। फिर पंजे मारना जारी रखा। आगे एक छोटा सुअर, एक मुर्गी, एक छोटी बकरी, छोटा बाघ था। निंगशी ने वास्तव में उन 12 सिक्कों का उपयोग सभी 12 राशियों को पुनः प्राप्त करने के लिए किया था। उसके पीछे जो लोग पहले शोर मचा रहे थे, वे इतने हैरान थे कि उनकी आंखें लगभग बाहर निकल आईं जब उन्होंने जूनकीर की बाहों में रोएदार जानवरों को देखा। अध्याय 888, मैं जियाओशी को पुरुषों के कपड़ों में देखना चाहता हूँ। अध्याय 888, मैं जियाओशी को पुरुषों के कपड़ों में देखना चाहता हूँ। वाह बहन, तुम तो बहुत ही मस्त हो। ऐसा होने की कितनी संभावना है? गुरुजी, कृपया मुझे अंदर ले आइए। क्या आप मुझे सिखा सकते हैं कि आपने ये कैसे किया? मैं भी सीखना चाहता हूँ। ये सीखने के बाद मुझे लड़कियों को उठाने की चिंता नहीं रहेगी। घर जाओ और अपना होमवर्क पूरा करो। ठीक है, अभी तो तुम जवान भी नहीं हुए और यहाँ लड़कियों के बारे में सोच रहे हो। निंगशी ने जूनकीर को कुछ खिलौने दिए और फिर उसका हाथ पकड़कर वहां से चली गई। जूनकीर निंगशी को भावशून्य भाव से देख रहा था, मानो उसकी पूजा कर रहा हो। उनके पीछे कुछ लड़के बुदाबुदा रहे थे। तो क्या हुआ अगर हम अभी यौवन तक नहीं पहुंचे हैं? क्या यह इतनी अच्छी बात है कि तुम एक लड़की होकर भी लड़कियों को पटाने में इतनी माहिर हो? हमें भी एक मौका दो। आर्केड से बाहर निकलने के बाद जूनकीर ने निंगशी द्वारा संतुष्टि से नोचकर खाए गए भरवां जानवरों के थैले को थाम लिया। वह इतनी उत्साहित थी कि उसका छोटा सा चेहरा लाल हो गया था। जियो जी, मैं आज बहुत खुश हूँ। मैं भी। क्या हम फिर से साथ में बाहर जा सकते हैं?
जूनकीर ने उत्सुकता से पूछा। बेशक, हम कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। जूनकीर स्पष्ट रूप से बहुत खुश था और अगली यात्रा का इंतजार कर रहा था। जब दोनों सड़क पर चल रहे थे, जूनकीर बार बार निंगशी को देख रहा था। यह क्या है? निंगशी ने पूछा। जूनकीर ने जल्दी से अपना सिर हिलाया, लेकिन उसका चेहरा अचानक लाल हो गया था। निंगशी जानने को उत्सुक थी कि उसके दिमाग में क्या विचार चल रहे थे। निंगशी हंसी। बस कह दो, हम दोस्त हैं, है ना? मैं। जूनकीर ने आगे हिचकिचाहट की, इससे पहले कि वह अंततः चलना बंद कर दे, और कहा, जियाओ शी, मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहती हूँ। मुझे बताओ, मैं जब तक कर सकती हूँ तब तक ये काम करूंगी। निंगशी ने उसे स्पष्ट रूप से उत्तर दिया। जूनकीर ने अपनी अस्थिर आंखों से, जो उनके ऊपर पड़ रही चांदनी को प्रतिबिंबित कर रही थी, पूछा, क्या मैं अपने सपनों के आदमी को देख सकती हूँ? निंगशी ने जो कुछ सुना, उससे वह अवाक रह गई। उसकी भौहें स्पष्ट रूप से सदमे से उठ गईं। उसके सपनों का लड़का देखा। क्या जूनकीर यह कहना चाह रही थी कि वह उसे पुरुष वेश में देखना चाहती है? उसके लिए पुरुष वेश धारण करना कठिन नहीं था। हालांकि अगर उस सिर का टैंक लू टिंगजियाओ को कभी पता चल गया तो उसे फिर से मनाने के लिए उसे बहुत प्रयास करने होंगे। जब उसने देखा कि निंगशी ने तुरंत कोई जवाब नहीं दिया, तो जूनकीर ने झट से माफी मांगी। मुझे माफ कर दो। मुझे पता है कि मेरा अनुरोध बहुत बेतरतीब था। बस यूं कहो कि मैंने कुछ कहा ही नहीं। निंगशी ने कुछ देर सोचा, फिर जूनकीर से बेपरवाही से कहा, यह कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बिल्कुल, तुम कर सकती हो। असल में भविष्य में तुम्हें अपने सपनों के आदमी से मिलने के कई मौके मिलेंगे। निंगशी ने चंचल स्वर में कहा। क्या कई मौके? जूनकीर को समझ नहीं आया कि उसका क्या मतलब था। निंगशी ने जवाब दिया, मैंने हाल ही में एक भूमिका स्वीकार की है, और यह एक लड़की की भूमिका है जो पुरुष का वेश धारण करती है। सच में? जूनकीर चीखी। वह इतनी उत्तेजित थी कि उसे अपने स्त्रीवत व्यवहार की परवाह ही नहीं थी। शश, यह एक रहस्य है, आप किसी और को नहीं बता सकते। मैं नहीं करूंगा। जूनकीर ने तुरंत वादा किया। जब तक मैं शूटिंग शुरू नहीं कर देती, तब तक रुको। मैं निर्देशक को बता दूं कि तुम मेरे दोस्त हो, इसलिए तुम सेट पर मुझसे मिल सकते हो। जब तक इससे शूटिंग पर कोई असर नहीं पड़ता और तुम कुछ भी जाहिर नहीं करते, तब तक कोई खास समस्या नहीं होनी चाहिए। जूनकीर लगभग उछल पड़ा। सच में? ये तो कमाल है। मैं शूटिंग पर कोई असर नहीं डालूंगा और न ही कुछ बताऊंगा। दरअसल मैं ये देखने के लिए बहुत उत्सुक रहा हूँ कि फिल्में कैसे शूट होती हैं। जब उसने जूनकीर का खुश चेहरा देखा तो निंगशी ने राहत की सांस ली। ऐसी व्यवस्था जो एक पर एक मुलाकात नहीं थी, शैतान को नाराज नहीं करना चाहिए। उसने वास्तव में इसके लिए अपने दिमाग का सारा रस इस्तेमाल कर लिया था। अध्याय 889, शैतान द्वारा फिर से पकड़ा गया। अध्याय 889, शैतान द्वारा फिर से पकड़ा गया। जियाओ शी, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे तुम बहुत पसंद हो। जूनकीर ने मुड़कर उसे कसकर गले लगा लिया। इतनी प्यारी लड़की से गले मिलने से ज्यादा खुशी की बात और कुछ नहीं हो सकती। इसलिए निंगशी मुस्कुराई और बोली, मुझे भी तुम पसंद हो। तभी एक कार की हेडलाइट्स उनकी ओर चमकी। एक काली मेबैक कार धीरे धीरे उन दोनों के पास आकर रुकी। दरवाजा खुला और दो दुबले पतले पैर बाहर निकले। लू टिंगजियाओ की ठंड ने उन्हें चौंका दिया और उनके सामने प्रकट हो गई। उसी पल निंगशी घुटनों के बल बैठ गई। हे भगवान, क्या भगवान उसके साथ कोई छल कर रहे थे? इतिहास खुद को क्यों दोहरा रहा है? निंगशी ने जूनकीर को जल्दी से छोड़ दिया। लू टिंगजियाओ, तुम यहाँ क्यों हो? लू टिंगजियाओ ने उदास भाव से उत्तर दिया, तुम्हें लेने के लिए। निंगशी को तुरंत याद आया कि लू टिंगजियाओ ने कल उससे क्या कहा था। उसने उससे कहा था कि वह उससे मिल सकती है, लेकिन किसी भी तरह से अपनी सीमा पार नहीं करेगी। वाह, ये तो कमाल की बात है। वो अपनी गारंटी से पूरी तरह मुकर गई थी। मैंने सोचा था कि मैं तुम्हें घर भेज सकती हूँ। जब जूनकीर ने लू टिंगजियाओ को देखा तो वह स्पष्ट रूप से दुखी थी। उसे लगा कि लू टिंगजियाओ जियाओशी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। वह एक ठंडे और कठोर पत्थर की तरह था और हर समय उसका चेहरा डराने वाला रहता था। बेचारा जियाओशी, क्या ऐसा हो सकता है कि जियोशी को मजबूर किया गया हो? जूनकीर जितना ज्यादा इस बारे में सोचती, उतनी ही ज्यादा उसकी चिंता बढ़ती जाती। उसने लू टिंगजियाओ को चकमा दिया और निंगशी को एक तरफ खींचकर धीमी आवाज में पूछा, जियाओशी, उससे मत डरो। अगर वो तुम्हें धमकाए तो मुझे जरूर बताना। पीछे मत हटना, न ही जबरदस्ती करना। हालांकि मेरे पास खुद उसके खिलाफ जाने का कोई रास्ता नहीं है, फिर भी मैं अपने पिता और दादा की मदद ले सकती हूँ। निंगशी ने कृतज्ञतापूर्वक जूनकीर की ओर देखा, फिर उस शैतान की ओर देखा जो उसे और जूनकीर को घूर रहा था और उसके चेहरे पर कठोर और भयावह भाव था। उफ़, उसके उस चेहरे को देखकर कोई हैरानी नहीं कि जूनकीर को शक हो गया होगा कि उसे धमकाया जा रहा है। हालांकि सच्चाई ये थी कि वह उसे हमेशा से इतना लाड़ प्यार करता रहा था कि अब उससे कोई वापसी नहीं हो सकी। कीर, शुक्रिया, लेकिन चिंता मत करो, वह मुझे तंग नहीं करेगा। असल में मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ और न तो मेरे साथ कोई अन्याय हुआ है, न ही मुझे कोई मजबूरी महसूस हो रही है। मैं पूरे दिल से उसके साथ रहने को तैयार हूँ। जब लू टिंगजियाओ ने ये शब्द सुने तो उसकी पत्नी के छीने जाने के कारण उसकी नाखुशी तुरंत एक चौंका देने वाली अभिव्यक्ति में बदल गई। ये पहली बार उसने निंगशी से ऐसे शब्द सुने थे। उसने कहा कि वह उससे प्यार करती है। ये खुशी सचमुच अप्रत्याशित थी। जूनकीर को शुरू में ये समझना मुश्किल लगा था। उसे लगा कि लू टिंगजियाओ और निंगशी में बिल्कुल भी मेल नहीं है,
लेकिन उस पल जब उसने निंगशी के बेहद गंभीर चेहरे और उसकी आंखों से निकलती गर्मजोशी को देखा, जब वह अपनी नजरों से ओझल होकर लू टिंगजियाओ की ओर देख रही थी, तो उसे अचानक यकीन हो गया कि वे दोनों एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं। मैं अब जा रही हूँ, अगली बार फिर मिलेंगे। सुरक्षित ड्राइव करना। निंगशी ने जूनकीर को विदाई दी। जूनकीर ने अनिच्छा से हाथ हिलाया। हम ठीक है। जब वे बात कर रहे थे, जूनकीर के खिलौनों से भरा थैला फट गया और खिलौने बाहर निकलने लगे। लू टिंगजियाओ नीचे झुका और एक खरगोश को उठाया। ये क्या है? जूनकीर ने सभी खिलौनों को अपने आलिंगन में समेट लिया और गर्व से बोली, भरवां खिलौनों जियोशी ने मुझे पंजों से पकड़ने में मदद की। जियोशी अद्भुत है, उसने एक ही बार में सभी 12 खिलौनों को पकड़ लिया। तुम इसे नहीं ले सकते, लू टिंगजियाओ ने कहा और उसने अप्रत्याशित रूप से खरगोश को अपने लिए ले लिया। उसे वापस करने का उसका कोई इरादा नहीं था। जूनकीर गुस्से से बोला, अरे यह मेरा है। लू टिंगजियाओ ने शर्म से खरगोश को पकड़ लिया। नहीं, यह मेरा है। निंगशी ने बेबसी से अपना चेहरा अपने हाथों में छिपा लिया। शैतान, क्या तुम इससे ज्यादा नासमझ हो सकते हो? अध्याय 890। फिर से कहो अध्याय 890। फिर से कहो। अपार्टमेंट में, तो फिर मैं ऊपर जाऊंगा। शुभ रात्रि। निंगशी कार से उतरने ही वाली थी कि लू टिंगजियाओ ने अचानक हाथ बढ़ाकर उसका हाथ पकड़ लिया और उसे रोक लिया। ये बात फिर से कहना। हम क्या कहा? निंगशी ने असमंजस में देखा। जो शब्द तुमने जूनकीर से पहले कहे थे। लू टिंगजियाओ ने उसे घूर कर देखा। उसकी ठंडी झील जैसी आंखें तारों और लपटों के चिन्हों से हिल रही थीं। मैंने जूनकीर से पहले क्या कहा था? निंगशी ने पलकें झपकाईं, मानो समझ नहीं आ रहा हो। जूनकीर ने कहा था कि मैं तुम्हें धमकाऊंगा। तुम्हारा जवाब क्या था? लू टिंगजियाओ ने कहा, जैसे उसकी आंखों में तारों की रोशनी धीरे धीरे समुद्र में बदल गई हो। ओह! निंगशी ने अपनी ठुड्डी रगड़ी और याद करने का नाटक किया। फिर उसने कहा, धन्यवाद, लेकिन चिंता मत करो, वह मुझे धमकाएगा नहीं। और न तो अन्याय हुआ और न ही मजबूर और इच्छुक। लू टिंगजियाओ के होंठ सिकुड़ गए। वह स्पष्ट रूप से दुखी था कि उसने अभी तक वह नहीं सुना था जो वह सुनना चाहता था। निंगशी आखिरकार अपनी हंसी रोक नहीं पाई। लू टिंगजियाओ को इतना प्यारा देखना दुर्लभ था। अगले ही पल वह पास आए और धीमी, कर्कश आवाज में बोली जो दिलों को झकझोर सकती थी। अपनी गर्म सांसें उसके कान के पास रखते हुए उसने कहा, मैं उससे सचमुच प्यार करती हूँ। फिर, इससे पहले कि लू टिंगजियाओ कुछ कर पाती, वह चालाकी से हाथ हिलाते हुए दूर भाग गई। ओयासुमी। उस नन्ही सी चीज को चिढ़ाते हुए भागते देख, लू टिंगजियाओ ने धीरे से गाली दी। उसकी नजर बगल में खड़े रोएदार सफेद खरगोश पर पड़ी। उसने उसे उठाया और अपनी पतली उंगलियों से उसके खरगोश जैसे कान दबाकर उसे सजा दी। अगले कुछ दिनों तक निंगशी एसिफ की कंपनी की स्थिति पर नजर रखती रही। आखिरकार उसे बताया गया कि प्रभारी व्यक्ति अभी तक अपनी कार्य यात्रा से नहीं लौटा है, इसलिए वह इस मामले को अस्थायी रूप से टाल सकती है। अच्छी खबर ये थी कि भले ही निंगशी, हमारा 18 वर्षीय युवा, में पुरुष प्रधान के पहले प्यार के रूप में केवल कुछ मिनटों के लिए दिखाई दी थी, फिर भी उसकी लोकप्रियता बढ़ गई। फिल्म खत्म होने के बाद कई लोग उस अभिनेत्री के बारे में पूछ रहे थे जिसने पहले प्यार का किरदार निभाया था। आखिरकार इंटरनेट पर पता चला कि वह लियांग बिकिन ही थीं। हालांकि वह चेहरा लियांग बिकिन जैसा नहीं लग रहा था। चूंकि बहुत से लोग उस लड़की की पहचान के बारे में पूछ रहे थे, इसलिए फिल्म के आधिकारिक विबो पर तुरंत जवाब दिया गया कि वह निंगशी ही थी। अवर 18 ईयर ओल्ड यूथ में पहले प्यार की एक तस्वीर भी थी और द वर्ल्ड से मेंग चांगे की एक तस्वीर भी थी जिसमें निंगशी और जियांग मुए टैग किए गए थे। जब प्रशंसकों को पता चला कि वह अभिनेत्री कौन है, तो सभी हैरान रह गए। जिस अभिनेत्री ने पहले प्यार के रूप में अभिनय किया था, उसे अप्रत्याशित रूप से द वर्ल्ड में खलनायक के रूप में उसी व्यक्ति द्वारा अभिनय किया गया था। मेंग चांगे द वर्ल्ड में निंगशी आकर्षक, मनमोहक, अनियंत्रित और जोशीली थी। इसके अलावा उसके कपड़े पुराने थे और मेकअप भी ज्यादा था। इसीलिए जब उसने इतने पवित्र और सुंदर किरदार में आधुनिक भूमिका निभाई, तो कोई उसे पहचान नहीं पाया। हालांकि कई दर्शकों को शक था कि शायद वह वही है, लेकिन उन्होंने इसके बारे में सोचने की हिम्मत नहीं की। फिर भी वह सचमुच वही थी। एक बेहद खूबसूरत दुष्ट महिला जनरल से लेकर अपनी युवावस्था के चरम पर 18 वर्षीय युवती तक व्यक्तित्व में इतना बड़ा अंतर था, फिर भी उसने भूमिका को बखूबी निभाया था। प्रशंसकों को और भी भावुक कर देने वाली बात ये थी कि उनकी पसंदीदा जोड़ी मेंग चांगे और सुन हुआनकी अप्रत्याशित रूप से आधुनिक समय में फिर से एक साथ आ गए थे। और भी संयोग की बात ये थी कि दोनों शो का अंत फिर से जीवन मरण के बीच एक अलगाव के साथ हुआ, जिससे इंटरनेट पर उनके प्रशंसक और भी ज्यादा रो पड़े। साथ ही इस जोड़ी के प्रशंसकों की संख्या में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई थी। अध्याय 891 अप्रत्याशित लाभ। अध्याय 891 अप्रत्याशित लाभ। जब हान मोमो को पता चला कि निंगशी और जियांग मुए का एक सीन है, तो उसने सिर्फ उन कुछ मिनटों के लिए फिल्म 3 बार देखी। हान मोमो जैसे कई शिपर्स भी थे। प्रोडक्शन कमेटी ने बताया कि यह द वर्ल्ड का एक आधुनिक संस्करण है और इसे देखने के लिए ज्यादा लोगों को आकर्षित करने की कोशिश की जा रही है। फिल्म के निवेशकों ने चेन मिया से निंगशी को सम्मान स्वरूप एक बड़ा लाल पैकेट देने को कहा और प्रमोशन में सहयोग करने को भी कहा। निंगशी को इस अप्रत्याशित लाभ की उम्मीद नहीं थी। बेशक वह ऐसे प्रस्ताव को अस्वीकार नहीं करती जिससे दोनों पक्षों को फायदा हो, इसलिए उसने आधिकारिक विबो अकाउंट से पोस्ट शेयर किया और कुछ रोड शो में भी शामिल हुई। सभी सकारात्मक टिप्पणियों के बीच कुछ नकारात्मक और कुछ बहुत ही बुरी टिप्पणियां भी थीं। क्या ये किरदार लियांग बिकिन को नहीं निभाना चाहिए था?
यह निंगशी कैसे बन गया? क्या ये साफ नहीं है? किसी ने जरूर उसे जबरदस्ती आगे बढ़ाया होगा। कितनी बेशर्मी है, सिर्फ जियान मुये के करीब आने के लिए भूमिकाएं छीनना। ये तो पागलपन है। वो तो बस एक छोटा सा किरदार था। मुझे समझ नहीं आ रहा कि जियान मुये को उसमें क्या दिखता है। उसका तो पूरा इस्तेमाल हो रहा था। दरअसल जब निंगशी ने पहले क्रॉस ड्रेसिंग स्क्रिप्ट देखी थी तो वह वास्तव में केवल $10 मिलियन के निवेश वाला एक छोटा सा प्रोडक्शन था। हालांकि उनकी मौजूदा प्रसिद्धि के साथ किसी बड़े प्रोडक्शन में मुख्य भूमिका पाना नामुमकिन था, फिर भी वे छोटे प्रोडक्शन में कुछ प्रमुख भूमिकाओं के लिए प्रतिस्पर्धा कर सकती थीं। हालांकि जब लियांग बिकिन को ये भूमिका मिली और उन्होंने इस पर खूब चर्चा की तो ये सबसे ज्यादा निवेश वाली सीरीज में से एक बन गई और कई नामी हस्तियां इस दौड़ में शामिल हो गईं। जाहिर है लियांग बिकिन ने कुछ लोगों को इंटरनेट पर निंगशी पर हमला करने में मदद करने के लिए पैसे दिए थे, इस धारणा के आधार पर कि सु यिमो ग्लोरी वर्ल्ड की भावी महिला बॉस थी। दुर्भाग्य से निंगशी और लिंग झिझी के कार्रवाई करने से पहले ही चेन मिया ने स्पष्ट कर दिया था कि लियांग बिकिन ने ही अनुबंध का उल्लंघन किया है, जिसके कारण उन्हें निंगशी से मदद मांगनी पड़ी। इसलिए भूमिका छीनने की किसी भी अफवाह को तुरंत खारिज कर दिया गया और उन्होंने लियांग बिकिन के व्यवहार की कड़ी आलोचना भी की। उन्होंने ये भी कहा कि भविष्य में वे अपनी किसी भी फिल्म निर्माण परियोजना में उन्हें कभी काम पर नहीं रखेंगे। ग्लोरी वर्ल्ड एंटरटेनमेंट में निंगशी को लिंग झिझी का फोन आया, जो उसे ऑफिस में मिलने के लिए बुला रहा था। रास्ते में दालान में उसकी मुलाकात लियांग बिकिन और उसके साथियों से हुई। निंगशी का सु यिमो के गिरोह के साथ संघर्ष लगभग सर्वविदित था। जब तक ये सार्वजनिक जांच के दायरे में नहीं था तब तक उनके पास एक दूसरे के प्रति अच्छा व्यवहार करने का कोई कारण नहीं था। इसलिए उन्होंने एक दूसरे को स्वीकार किया और निंगशी ने उसे अनदेखा कर दिया और उनके आगे बढ़ गई। लियांग बिकिन ने अपनी आवाज ऊंची की, मानो उसे डर हो कि निंगशी उसे सुन नहीं पाएगी। ओह, क्या तुम लोग जानते हो कि चेन मिया ने कहा है कि वह मुझे फिर कभी नौकरी पर नहीं रखेगा? वह तो बस एक पुराना निर्देशक है। वह खुद को क्या समझता है? बिल्कुल, हमारे 18 साल के युवा ने प्रचार पर इतना पैसा खर्च कर दिया कि अभी तक उसकी लागत भी नहीं निकल पाए। उसे तो ये भी नहीं पता कि समर्थन के लिए किससे संपर्क करे। जब तक बिकिन की नई फिल्म रिलीज होगी तब तक चेन मिया का करियर खत्म हो चुका होगा। इसी बात पर निंगशी हाल ही में क्या कर रही है? कुछ नया। वह चेन मिया और जियांग मुये के साथ उस घटिया फिल्म का प्रचार कर रही है। मैंने नई फिल्म के बारे में कुछ नहीं सुना है। अगर उसने ऐसा किया भी होता तो भी वह कोई खास लोकप्रिय नहीं होता। अगर उसने कोई बड़ी भूमिका निभाई होती तो वह पूरी दुनिया को बता देती। अध्याय 892, एक वास्तविक सौंदर्य। अध्याय 892, एक वास्तविक सौंदर्य। कार्यालय पहुंचने के बाद लिंग झिझी ने निंगशी को उसकी नई फिल्म और उसकी शूटिंग के कार्यक्रम के बारे में बताया और उसे अच्छी तरह से तैयारी करने की सलाह दी। कुछ दिनों बाद शूटिंग का दिन आ गया। निंगशी का पहला दिन होने के कारण उसे कुछ ट्रायल्स करने थे। इसके अलावा इस शूटिंग के लिए उसका मेकअप थोड़ा खास था, इसलिए ज्यादा समय लगने की आशंका से निंगशी सेट पर काफी पहले पहुंच गई। मुख्य महिला पात्र के रूप में निंगशी का अपना निजी मेकअप कक्ष था और उसके पास एक विशेष मेकअप कलाकार भी था। कुछ देर बाद मुख्य पुरुष पात्र चेन हानचैन और तृतीय पुरुष पात्र क्यूई फॉन्ग भी आ पहुंचे। कुछ अभिवादन और श्रृंगार के बाद वे बैठकर प्रतीक्षा करने लगे। दोनों ही युवा और बेहद आकर्षक लग रहे थे, शायद इसलिए कि उन्हें अभी तक मनोरंजन जगत की कठिन परिस्थितियों से नहीं गुजरना पड़ा था, इसलिए उनमें अभी भी जवानी का आभास था। सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि समुदाय के उच्च सौंदर्य मानकों वाले लोग भी उनके सौंदर्य को आसानी से पहचान सकते थे। चेन हानचैन एक संपन्न परिवार से थे जिन्होंने उनका पूरा साथ दिया। वे चुपचाप कुर्सी पर बैठे रहे और आंखें बंद कर लीं, जिससे जियांग मुये जैसी ही भावनाएं निकल रही थीं। अपने विशिष्ट रूप और आभा से वे लड़कियों को आसानी से आकर्षित कर लेते थे और फिल्म में मुख्य पुरुष पात्र की छवि में वे बिल्कुल फिट बैठते थे। क्यूई फॉन्ग जवानी का प्रतीक था। सिर्फ 19 साल की उम्र में जब वह बात करता था तो उसके कुत्ते जैसे दांत दिखाई देते थे, जिससे वह प्यारा लगता था। शायद इसलिए कि वह पर्याप्त रूप से मर्दाना नहीं दिखता था, उसे अपने अनुकूल कोई किरदार नहीं मिल पा रहा था। हालांकि वह पहले से ही 1 साल के अनुबंध पर था। उसकी मैनेजर, जो उसकी चाची थी, उसे ढूंढ रही थी, लेकिन वह उसके भविष्य के करियर को प्रभावित करने के डर से उसे यूं ही कोई बेतरतीब किरदार नहीं सौंपना चाहती थी। ऐसा तब तक चला जब तक कि उसने चेन मिया की नई फिल्म ड्रीम चेजर के लिए तृतीयक पुरुष किरदार के ऑडिशन में सफलता नहीं पाली। हालांकि यह सिर्फ एक तृतीयक चरित्र था। इस बार निर्देशक प्रसिद्ध गॉड मेकर चेन मिया थे, इसलिए जब उनकी चाची को पता चला कि उन्होंने ऑडिशन पास कर लिया है तो वह वास्तव में खुश थीं और उन्होंने जल्दी से उनके लिए अनुबंध तय कर दिया। अरे भाई चेन, मैंने सुना है कि नायिका वाकई बहुत खूबसूरत है। मुझे आश्चर्य है कि क्या वह उतनी ही सुंदर दिखती है जितना कि फिल्म में किरदार का वर्णन किया गया है। क्यूई फॉन्ग अभी जवान था और उसका व्यक्तित्व ज्यादा बेफिक्र था, इसलिए उसने चेन हानचैन से बात करने की कोशिश की। चेन हानचैन ने अपनी आंखें और मुंह बंद रखा। ऐसा प्रतीत हुआ कि वह दिलचस्पी ले रहा था। हालांकि वह भी एक नया कलाकार था, लेकिन क्यूई फॉन्ग से अलग था। वह उद्योग की 3 प्रमुख कंपनियों में से एक स्पीडी मल्टीमीडिया के तहत एक अनुबंधित कलाकार था। उसने लंबे समय तक विशेष प्रशिक्षण लिया था क्योंकि कंपनी का उद्देश्य एक और जियांग मुये को गढ़ना था, इसलिए साधन संपन्न चेन हानचैन का थोड़ा ज्यादा घमंडी होना स्वाभाविक था।
वह क्यूई फॉन्ग से बात करने में खास दिलचस्पी नहीं रखता था क्योंकि भविष्य में उसके मुख्य पुरुष किरदार बनने की संभावना कम थी। जहां तक नायिका की बात है, जिसके बारे में अफवाह थी कि वह बेहद खूबसूरत और प्रभावशाली है, उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह एक घटिया दर्जे की महिला कलाकार थी और हालांकि उसका शीर्षक नारी नायिका था, फिर भी वह उसके किरदार को सहारा देने के लिए मौजूद थी। उन्होंने अपने मैनेजर से कहा कि यदि मुख्य नायिका ने बहुत बुरा व्यवहार किया तो वे प्रोडक्शन छोड़ देंगे, भले ही इसका मतलब अनुबंध का उल्लंघन करना हो, लेकिन फिलहाल वे चेन मियां के निर्णय पर भरोसा करेंगे। जैसा कि उन्होंने पहले भी चर्चा की थी, मैनेजर ने सोच समझकर उसका विश्लेषण किया। चेन मियां ने बिना किसी प्रायोजक या भूमिका निर्धारण के फिल्म बनाने का फैसला किया था, इसलिए शायद उसके पास इसे सफल बनाने के लिए कोई तुरुप का पत्ता था। लेकिन उनका तुरुप का पत्ता कौन था? अध्याय 893, मुझे उसकी गोद में बैठना है। अध्याय 893, मुझे उसकी गोद में बैठना है। क्यूई फॉन्ग एक बेफिक्र आदमी था, इसलिए उसे चेन हानचेन के ठंडे रवैये से कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने आह भरी, फिर मन ही मन बुदबुदाया, पता नहीं निर्देशक क्या सोच रहा होगा। उसने एक महिला को पुरुष का रोल करने को कहा। अगर वह ज्यादा ही स्ट्रैन हो गई तो क्या ये सचमुच लोकप्रिय हो सकता है? आखिरकार यह उनकी पहली फिल्म थी और इसका उनके करियर पर असर पड़ा। ये सच था कि चेन मियां ने पहले भी कई कलाकारों को प्रसिद्धि दिलाई थी, खासकर अपनी क्लासिक फिल्म स्टार, मून, सन से। यहाँ तक कि सहायक किरदार भी लोकप्रिय हुए। लेकिन समय बदला और यह सच था कि चेन मियां का अभिनय पहले जितना अच्छा नहीं रहा। इसके अलावा इस फिल्म में निवेश भी बहुत कम था। खैर, वो तो बस नौसिखिया था। अभिनय का मौका मिलना ही काफी था और चेन मियां जैसे नामी निर्देशक के साथ काम करना भी। आगे की बाकी नौकरियों के लिए उसे किस्मत पर ही निर्भर रहना पड़ता। मनोरंजन जगत वैसे भी किस्मत पर ही निर्भर करता है। थोड़ी देर बाद महिला तृतीयक पात्र जी यूमिंग भी आ गई। वाह, वह कितनी सुंदर है, क्यूई फॉन्ग ने उसे देखते ही टिप्पणी की। चेन हानचेन ने एक नजर डाली। जी यूमेन वाकई बहुत खूबसूरत थी और उसका व्यक्तित्व भी प्यारा और सक्रिय था, इसलिए वह आसानी से लड़कों को अपना दीवाना बना लेती थी। हालांकि अब वह बहुत दुखी लग रही थी क्योंकि वह तेजी से और गुस्से से चल रही थी और उसका मैनेजर उसके पीछे पीछे उसे मनाने की कोशिश कर रहा था। मैंने पहले ही कहा था कि मैं यहाँ तीसरी भूमिका नहीं निभाना चाहती। अगर निंग शी भी मुख्य नायिका बन सकती है तो मैं क्यों नहीं? कृपया अपनी आवाज धीमी रखें, प्रिय। हम अभी घर पर नहीं हैं। क्या आप अपनी बात सबको सुनाने की कोशिश कर रही हैं? तो क्या हुआ अगर उन्होंने मेरी बात सुन ली? मैं उन्हें ये बताने आई हूँ कि मैं असंतुष्ट हूँ। मैंने ऑनलाइन एक वीडियो देखा था जिसमें चेन मियां ने सार्वजनिक रूप से उस महिला का बचाव किया था। मुझे आश्चर्य है कि इस बार उसे ये भूमिका कैसे मिली। चुप रहो, लोगों के सामने बोलते वक्त सावधानी बरतो। मैंने तुम्हें कई बार कहा है, दूसरों के बारे में मत बोलो। क्या तुम्हें अपनी हालत का अंदाजा नहीं है? तुम मुख्य महिला किरदार तो बिल्कुल नहीं निभा सकती, तुम तो मुख्य भूमिका के लायक भी नहीं हो, इसलिए यही सबसे अच्छा है जो तुम अभी कर सकती हो। क्या तुम्हें लगता है कि मुख्य महिला किरदार निभाना इतना आसान है? बेशक, अगर तुम इसे अच्छी तरह निभा सको तो बहुत अच्छा है, वरना ये तुम्हारे करियर पर एक काला धब्बा बन जाएगा। जी यूमिंग ने अपने मैनेजर से डांट खाने के बाद अपना गुस्सा दबा लिया, लेकिन जब उसने पास में बैठे दो खूबसूरत लड़कों को देखा तो उसकी अभिव्यक्ति नरम पड़ गई। उसकी उम्र की कोई भी लड़की खुश होगी यदि वह इन खूबसूरत लड़कों के साथ एक ही दल में हो। जी यूमिंग ने उनके पास जाकर उनका अभिवादन किया। नमस्ते, मैं जी यूमिंग हूँ। नमस्ते, मैं क्यूई फॉन्ग हूँ। चेन है चेन हानचेन। मैंने आपके बारे में पहले भी सुना है। मैंने सुना है कि आप फिल्म अकादमी में सबसे अच्छे दिखने वाले लड़के हैं, है ना? आपसे मिलकर अच्छा लगा। क्यूई फॉन्ग, आप ही हैं जो बैंड जॉय में बास बजाते थे, है ना? मेरी एक दोस्त है जो आपको बहुत पसंद करती है, वह सोचती है कि आप बहुत प्यारे हैं। हा, मुझे हमेशा क्यूट कहा जाता रहा है। किसी ने कभी ये क्यों नहीं कहा कि मैं कूल हूँ? ब्यूटी जी, आप खुद बहुत अच्छी हैं। सुना है आपने फिल्म अकादमी में अच्छे नंबरों से एडमिशन लिया है। जी यूमेन जब गुस्से में नहीं होती थी तो उनके साथ रहना बहुत अच्छा लगता था। खुशमिजाज जी यूमेन के साथ तीनों युवाओं की जोड़ी बन गई और उनकी आपस में अच्छी बनती थी। ऐसा लगता है कि निर्देशक चेन इस फिल्म को सफल बनाने के लिए हमारे असाधारण चेहरों का उपयोग करने जा रहे हैं, क्यूई फॉन्ग ने कहा। जी यूमेंग ने मुंह बनाते हुए कहा, मुझे डर है कि मैं अच्छा अभिनय नहीं कर पाऊंगी। भले ही वह क्रॉस ड्रेसिंग ही क्यों ना हो, वह अभी भी एक महिला है और वे मुझसे एक महिला से मोहित होने के लिए कह रहे हैं। ये कितना मुश्किल है। मुझे आज के दृश्य में उसकी गोद में भी बैठना है। हे भगवान, मेरे तो रोंगटे ही खड़े हो रहे हैं। अध्याय 894, केवल एक ही शीर्ष कुत्ता हो सकता है। अध्याय 894, केवल एक ही शीर्ष कुत्ता हो सकता है। क्यूई फॉन्ग हंसा और चेन हानचेन की तरफ देखा। अपनी स्थिति के लिए आभारी रहो, किसी और की हालत तुमसे भी बदतर है। जी यूमिंग ने सिर हिलाया और उसके साथ हंस पड़ी। ये सच है, हानचेन को ऐसे पेश आना चाहिए जैसे उसे पता ही न हो कि वह एक आदमी है और उसके साथ दोस्ताना व्यवहार करना चाहिए, यहाँ तक कि प्यार भी करना चाहिए। चेन हानचेन ने उदास होकर उनकी ओर देखा। जब वे खुशी खुशी बातें कर रहे थे तभी एक युवक उनकी ओर आया। उसके बाल थोड़े बिखरे हुए काले थे और उसकी लंटें उसकी आंखों को थोड़ा ढक रही थीं। फटी हुई जीन्स और काले घोड़े जैसे जूते पहने उसके आसपास का माहौल अविश्वसनीय था। चेन मियां ने अपना काम नीचे रखा और उसे देखते ही उसका अभिवादन किया। चेन मियां को देखते ही युवक का तीखा आभामंडल थोड़ा दब गया। उसने चेन मियां की बातें ध्यान से सुनी और बीच बीच में सिर हिलाया।
निर्देशक की सहायक उसके लिए पानी की एक बोतल लेकर आए और उस आदमी ने उसे लेते हुए कृतज्ञता भरी मुस्कान दी। निर्देशक से बात करते समय वह रहस्यमय आदमी बिल्कुल सामान्य लग रहा था, लेकिन जब उसने महिला सहायक की तरफ देखा तो उसका आभामंडल बदल गया। वह सर्दियों के सूरज से भी ज्यादा गर्म और बसंत के पानी से भी ज्यादा कोमल हो गया। उसकी नजरें कितनी प्यारी थीं। फिर सहायक शर्माते हुए भाग गया। जब वह व्यक्ति सामने आया तो जी यूमिंग ने अचानक अपनी आवाज धीमी कर ली। फिर हकलाते हुए बोली, कौन है वो व्यक्ति जो डायरेक्टर से बात कर रहा है? ज्यादातर लोग पहले से ही यहाँ हैं, लेकिन दूसरी नायिका कुछ दिनों बाद ही यहाँ आएगी। आज नायिका और दूसरे नायक को भी आना है, तो वह के मिंग्यू ही होगा। क्यूई फांग ने अनुमान लगाया। उसकी आंतरिक प्रवृत्ति जागृत थी। वो पहले से ही इतना कूल लड़का नहीं था कि लड़कियां उस पर फिदा हो जाएं। चेन हानचेन का दमदार पुरुष प्रधान होना उसके लिए पहले से ही काफी बुरा था, और अब तो दूसरा पुरुष प्रधान भी इतना कूल लग रहा था। क्या वो वाकई इस फिल्म में कमाल कर पाएगा? के मिंग्यू। चेन हानचेन के चेहरे के भाव भी बदल गए और उसकी बेचैनी बढ़ गई। उसने पहले ही कुछ सुरागों की जांच कर ली थी और के मिंग्यू को बिल्कुल सामान्य पाया था। क्या हुआ होगा? क्या कुछ गड़बड़ हुई होगी? जब वह खुद को सांत्वना दे रहा था तभी निर्देशक ने उस आदमी को अपने पास बुलाया और उनकी दिशा में चल दिया। चेन मियां ने ताली बजाकर उन्हें आने का इशारा किया। इधर आओ, मैं तुम लोगों से मिलवाता हूँ। चेन हानचेन घबरा गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि यह वास्तव में द्वितीयक पुरुष प्रधान था। शीर्ष पुरुष तो एक ही हो सकता था। फिर भी चेन मियां ने इस आदमी को सहायक पुरुष प्रधान भूमिका में रख लिया। उसका क्या मतलब था? हालांकि जी यूमिंग अभी चेन हानचेन को देख रही थी, लेकिन अब उसकी नजरें उस आदमी पर टिकी थीं, जो पहले उसकी मुस्कुराहट से मंत्रमुग्ध था। ये हमारे मुख्य पुरुष पात्र चेन हानचेन हैं। ये तृतीय पुरुष पात्र क्यूई फॉन्ग हैं, और ये छोटी बच्ची मुख्य पात्र की सबसे अच्छी दोस्त जी यूमिंग का किरदार निभाएगी। चेन मियांग ने एक एक करके उनका परिचय कराया। फिर उसने तीनों की तरफ गौर से देखा और कहा, मेरे बगल वाली ये महिला पात्र निंगशी है। अध्याय 895, वे स्तन हैं। अध्याय 895, वे स्तन हैं। क्या? जैसे ही क्यूई फांग उस व्यक्ति से हाथ मिलाने वाला था जिसे वह के मिंग्यू समझ रहा था, निर्देशक का परिचय सुनकर वह स्तब्ध रह गया। उसने सावधानी से पूछा, निर्देशक महोदय, आपने अभी क्या कहा? जी यूमिंग ने संदेह से कहा, निर्देशक, क्या आप वाकई गलत नहीं हैं? क्या वह के मिंग्यू नहीं है? चेन मियां उन तीनों पर हंसा। तुम्हें ये किसने बताया? चेन हानचेन ने अपने सामने खड़े आदमी का फिर से मूल्यांकन किया और चौंकते हुए कहा, हेशे निंगशी है, नायिका मुख्य पात्र। क्यूई फॉन्ग ने फिर पूछा, डायरेक्टर, क्या आप निश्चित हैं? हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश मत कीजिए। चेन मियां मुस्कुराया और सिर हिलाया। निंगशी, उन्हें समझाओ। निंगशी ने असहाय भाव से निर्देशक की ओर देखा। मैं कैसे समझाऊं? मैंने तो इसकी तैयारी में सिर्फ 2 घंटे लगाए हैं। अभी उनके लिए उनसे महिलाओं का परिधान पहनने के लिए कहना कोई मजाकिया बात नहीं थी। चेन मियां के पास कोई शब्द नहीं था। वह नायिका कैसे हो सकता है और वह निंगशी फाइन जैसा नहीं दिखता? हो सकता है कि कुछ मुख्य विशेषताएं उससे मिलती जुलती हों, लेकिन कुछ तो गड़बड़ है। निर्देशक, क्या आपको नायिका के रूप में अभिनय करने के लिए कोई लड़का मिल गया है? जी यूमिंग ने पूछा। क्यूई फॉन्ग और चेन हानचेन ने भी अचानक इस संभावना पर विचार किया। चेन मियां नाराज हो गया। क्या आजकल के बच्चे इतने कल्पनाशील हो गए हैं? निंगशी ने अपना माथा पकड़ा और एक असहाय मुस्कान बिखेरी। फिर उसने जी यूमिंग का हाथ पकड़ लिया। जी यूमिंग का दिल तेजी से धड़कने लगा। तुम क्या हो? क्यूई फांग की आंखें नाखुशी से चौड़ी हो गईं। इस आदमी की हिम्मत कैसे हुई एक लड़की का हाथ यूं पकड़ने की? कुछ करो, डायरेक्टर। अगले ही पल निंगशी ने जी यूमिंग का हाथ अपनी छाती पर रख दिया। फिर पूछा, क्या अब सब ठीक है? ये स्तन है। जी यूमिंग निंगशी की छाती छूते हुए चिल्लाई। ये सच में औरत है। तुम सच में नायिका हो। हालांकि निंगशी की छाती पर कपड़े की एक मोटी परत लिपटी हुई थी, फिर भी वह अपनी उंगलियों के नीचे एक स्पष्ट मुलायम वक्र महसूस कर सकती थी। वे दोनों महिलाएं थीं, इसलिए उन्हें पहले भी किसी अन्य लड़की को छूने या उसके द्वारा छुए जाने का अनुभव अवश्य हुआ होगा। तो फिर यह इतना अजीब क्यों था? क्यूई फांग की आंखें और भी बड़ी हो गईं और उसका चेहरा लाल हो गया। चेन हानचेन भी बहुत सहज नहीं लग रहा था। हम शीर्ष कुत्ता तो एक ही हो सकता है, जब तक कि एक नर और एक मादा न हो। निर्देशक चेन अभी भी तर्कसंगत थे। चेन मियां ने निंगशी का सिर थपथपाया। बस, अब बकवास बंद करो। निंगशी ने पलकें झपकाईं। वो क्या मजाक कर रही थी? खुद को साबित करने का यही सबसे तेज तरीका था। माफ करना, मुझे देर हो गई। अचानक उनके पीछे से एक हौंफती हुई आवाज आई। असली के मिंग्यू आ चुकी थी। जैसी कि उम्मीद थी कि मिंग्यू ज्यादा साधारण और सौम्य लग रही थी, निंगशी के उलट आक्रामक नहीं। उसका व्यवहार सभी लड़कियों का दिल चुरा सकता था। ये पुष्टि करने के बाद कि वह एक महिला है, चेन हानचेन ने जी यूमिंग की ओर देखा, जो इतनी उत्साहित थी कि लगभग बेहोश हो गई। निर्देशक का सहायक भी था, जो बार बार झांक रहा था। हालांकि उसे अभी भी बहुत सहज महसूस नहीं हो रहा था, फिर भी उसे अभी की तुलना में काफी अच्छा लग रहा था। वह अब भी एक औरत थी, इसलिए चाहे वह पुरुष होने का अभिनय कितनी भी अच्छी क्यों न करती हो, वह अभिनय तो कर ही रही थी। पुरुष होने के मामले में वह उससे कभी आगे नहीं निकल सकती थी, इसलिए उसका आत्मविश्वास इतना कम नहीं हुआ था। अध्याय 896, वे आपके लिए अन्य लोगों को बर्बाद करने के लिए हैं। अध्याय 896, वे आपके लिए अन्य लोगों को बर्बाद करने के लिए हैं। के मिंग्यू के आने के बाद उन्होंने फिर से अपना परिचय दिया। के मिंग्यू ज्यादा अंतर्मुखी थे। उन्होंने सबके साथ थोड़ी बातचीत करने के बाद अकेले बैठकर स्क्रिप्ट पढ़ी।
कुछ देर बाद दृश्य की तैयारी पूरी हो गई। ठीक है सब लोग, हम शुरू करने जा रहे हैं। निंग शी, जी यूमिंग, तैयार रहो, चेन मिया ने बताया। पहला दृश्य नायिका की सबसे अच्छी दोस्त के साथ एक बदमाश द्वारा विश्वासघात किए जाने और नायिका द्वारा उसे सांत्वना दिए जाने के बारे में था। नायिका का नाम जी फेईशु था और वह अब अपने भाई जी फेईबाई का रूप धारण कर रही थी। उसका ये राज अब सिर्फ उसकी सबसे अच्छी दोस्त निंग शियाओमेग ही जानती थी। 3, 2, 1 कार्रवाई। शूटिंग शुरू हुई। लिविंग रूम में सोफे पर जी फेईशु अभी अभी नहाकर आई थी और उसने पुरुषों वाला ढीला ढाला पजामा पहना हुआ था। उसके बाल थोड़े बिखरे हुए थे और उसके शरीर से अभी अभी लिए गए गर्म पानी की वजह से हल्की भाप निकल रही थी। उसने फ्रिज से पानी की बोतल निकाली और टीवी चालू करके सोफे पर बैठ गई। वह आराम से एक आदमी की तरह अभिनय करने की आदी थी और एक आदमी की तुलना में जी फेक्स्यू के व्यवहार में कोई अंतर नहीं था। यहाँ तक कि जिस तरह से वह पीती थी वह वास्तव में मर्दाना और शांत था। जब वह टीवी देख रही थी तभी दरवाजा खुल गया। निंग जियाओमेग अभी अभी लौटा था। जी फेक्स्यू ने हमेशा की तरह उसका अभिवादन किया। घर में आपका स्वागत है। कैमरे का फोकस जी यूमिंग पर स्थानांतरित हो गया। निंग जियाओमेग ने ऊपर नहीं देखा और बस धीरे से बड़बड़ाई। उसका मूड बिल्कुल ठीक नहीं था। हालांकि उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन जी फेईशु को तुरंत एहसास हो गया कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए उसने भौहें चढ़ाईं। क्या हुआ? निंग जियाओमेग बिना कुछ कहे धीरे धीरे जी फेक्स्यू की ओर चल पड़ा। कुछ सेकंड बाद निंग जियाओमेग का कंधा हल्के से कांपने लगा, फिर उसका पूरा शरीर कांप उठा। अगले ही पल उसके आंसू जमीन पर गिरने लगे। तीसरा कैमरा क्लोजअप। चेन मिया ने स्क्रीन को घूरते हुए आदेश दिया। चेन हान चेन, क्यूई फोंग और के मिंगयू उन दोनों पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे। जी यूमिंग निंग शी के सामने सिर झुकाए खड़ी थी। उसने अपना चेहरा तक नहीं दिखाया, लेकिन उसके हाव भाव से साफ जाहिर था कि वो उस वक्त कितनी उदास थी। क्यूई फोंग प्रभावित हुआ, जैसा कि शीर्ष स्कोरर से उम्मीद थी। प्रभावशाली। निंग शी हिल गई। निंग जियाओमेग ने फिर भी कुछ नहीं कहा, लेकिन जी फेईशु समझ गई कि क्या हुआ था। उसे इसकी उम्मीद थी। उसने निंग जियाओमेग का हाथ पकड़ा और उसे धीरे से अपनी गोद में बिठाया। अपनी उंगली से निंग जियाओमेग के आंसू पोंछे, फिर दुखी स्वर में बोली, मेरी प्यारी, किसी लड़के के लिए दुखी मत हो। तुम्हारी माँ ने तुम्हें इतने खूबसूरत जीन दिए हैं कि उन्हें कोई बर्बाद नहीं कर सकता। ये तुम्हारे लिए बने हैं ताकि तुम दूसरों को बर्बाद कर सको। जी यूमिंग अचानक भावुक हो गई जब उसने ये पंक्ति सुनी, क्योंकि इससे उसे अपने सबसे गहरे घाव की याद आ गई जिसे निंग शी की सज्जनता ने भर दिया था। उसे अपने पूर्व प्रेमी की याद आ गई जिसने उसे धोखा दिया था। उसे दर्द से याद आया कि कैसे उसने अपना करियर बढ़ाने के लिए एक ज्यादा लोकप्रिय कलाकार के साथ रहना चुना। उसे याद आया कि उस रात मूसलाधार बारिश में वह अकेली घर चली गई थी और अगले दिन तेज बुखार के बावजूद उसने एक प्रशिक्षण भी लिया था। किसी ने उसे थामकर दिलासा नहीं दिया और न ही किसी ने उससे कहा, तुम्हारी माँ ने तुम्हें इतने खूबसूरत जीन दिए हैं कि वे दूसरों को बर्बाद न करें, बल्कि वे तुम्हें दूसरों को बर्बाद करने के लिए दिए गए हैं। अध्याय 897, नए लोगों के साथ नरमी से पेश आएं। अध्याय 897, नए लोगों के साथ नरमी से पेश आएं। अचानक जी यूमिंग के आंसू खुलकर बहने लगे। उसके सारे संघर्ष उसकी खामोश सिसकियों के साथ बाहर आ गए। कभी कभी किसी के द्वारा देखभाल किए जाने पर डर लगता था। कुछ महिला कर्मचारी भी रो पड़ीं। जी यूमिंग के आंसू बहुत प्रभावशाली थे। निंग शी ने धीरे से उसकी पीठ थपथपाई और उसे दिलासा दिया, लो, हालांकि तुम रोते हुए भी खूबसूरत लगती हो, पर मेरा दिल टूट जाता है। बहुत बढ़िया, कट। चेन मिया संतुष्टि से चिल्लाया। पहला दृश्य एक ही बार में पूरा हो गया था और दोनों ने शानदार अभिनय किया था। हालांकि चेन मिया ने उसे काटने के लिए कहा था, जी यूमिंग खुद को रोक नहीं पाए। वह अभी भी निंग शी की बाहों में रो रही थी। निंग शी ने उसे दूर नहीं धकेला और उसका सिर थपथपाते हुए उसे दिलासा देना जारी रखा। चेन मिया का मुंह फड़क गया और वह निंग शी को घूरने लगा। इस नौसिखिए पर नरमी बरतो। निंग शी अवाक रह गई। क्या फिर से उसकी गलती थी? अभिनेता आमतौर पर दो प्रकार के होते थे, अनुभवी और कलाकार। चेन हान चेन और जी यूमिंग जैसे लोग जिन्होंने फिल्म स्कूल से स्नातक किया था आमतौर पर कलाकार होते थे। अनुभवी कलाकारों के लिए एक निश्चित योग्यता और कच्ची प्रतिभा की आवश्यकता होती थी जो व्याख्यान देकर नहीं सिखाई जा सकती थी। लाखों लोगों में से शायद एक ही ऐसा अभिनेता हो। निंग शी एक विशिष्ट अनुभवी कलाकार थीं। अभिनय करते समय वह किसी भी व्यक्ति में बदल सकती थीं और अभिनय के अद्भुत स्तर तक पहुंच सकती थीं। हालांकि निंग शी जैसे लोग कम ही होते थे। उनके अनुभवहीनता को देखते हुए ये नए कलाकार पहले से ही काफी अच्छे थे। अगर निर्देशक को अपने मानकों के अनुसार उन्हें सब कुछ सिखाना पड़े तो फिल्म बनने में कम से कम 1-2 साल लग जाएंगे। मिसाल के तौर पर उनकी पहली फिल्म को बनने में 2 साल लग गए थे। आजकल ज्यादातर फिल्में बनने में सिर्फ 2-3 महीने लगते हैं और कुछ तो कुछ ही दिनों में शूटिंग पूरी कर लेती हैं। आजकल कोई भी फिल्म बनाने में इतना समय नहीं लगाता। इस बार वह पहले से ही लंबी शूटिंग अवधि के लिए तैयार थे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि अब वह इस समय सीमा को काफी हद तक कम कर सकते हैं। निंग शी के साथ तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई चीट मशीन हो। वो अपने साथी कलाकारों को जल्दी से मूड में लाकर उनका बेहतरीन प्रदर्शन करवा देती थी। जी यूमिंग का अभिनय निंग शी के अभिनय से प्रेरित था। उन्होंने अपने अनुभव का इस्तेमाल किया और उसे अपने किरदार में ढाल दिया जो एक अनुभवी अभिनेता ही कर सकता है। जी यूमिंग इस बात से उलझन में थी कि उसके साथ अभी क्या हुआ था। उसने अचानक खुद पर नियंत्रण खो दिया था। जब उसे होश आया तो निंग शी उसे धीरे और धैर्य से दिलासा दे रही थी।
निंगशी के कंधे आंसुओं से भीगे हुए थे। जी यूमिंग जल्दी से माफी मांगते हुए खड़ी हो गई। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं। निंगशी मुस्कुराई और फिर से उसके सिर पर थपथपाया। अभी तुमने बहुत अच्छा अभिनय किया। जी यूमिंग शर्मा गई। उसका चेहरा इतना गर्म था कि उसमें अंडा पक सकता था। वह जमीन में सिमट जाना चाहती थी। कहीं पास ही कि मिंग्यू की शांत आंखें चौड़ी हो गईं। चेन हानचेन भौहें चढ़ाए गहरी सोच में डूबा हुआ था, जबकि क्यूई फॉन्ग नाराज था। किसने कहा कि औरत की गोद में बैठना घिनौना है? वह वहाँ बहुत खुश लग रही थी और उसे लग रहा था कि वह नीचे बिल्कुल नहीं आना चाहती। अब जब जी यूमिंग एक औरत पर फिदा हो रही थी, तो वहाँ के खूबसूरत मर्द उसे बेकार लग रहे थे। अध्याय 898। क्या आप अतिशयोक्ति नहीं कर रहे हैं? अध्याय 898। क्या आप अतिशयोक्ति नहीं कर रहे हैं? निंगशी द्वारा प्रशंसा किए जाने के बाद जी यूमिंग कैमरे के सामने आए। डायरेक्टर, क्या मैं अभी फुटेज देख सकता हूँ? जरूर। चेन मिया ने अनुमति दी। जी यूमिंग ने फुटेज कई बार चलाया और उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। हे भगवान, मैंने कितना अच्छा अभिनय किया। अपने प्रदर्शन को लेकर उत्साहित होने के अलावा जब उसने निंगशी को अपनी गोद में लिया तो उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे और भी ज्यादा रोमांच महसूस हुआ, खासकर जब निंगशी ने उसका हाथ पकड़कर उसे नीचे खींचा। क्यूई फांग भी आया और उसने भी देखा। अभी अभी कुछ स्टाफ भी तुम्हारे साथ रोया, जैसी कि टॉप स्कोरर से उम्मीद थी। तुम तो पहला शॉट ही पास कर गए। जी यूमिंग का शानदार प्रदर्शन देखकर प्रदर्शन करने का दबाव अचानक बढ़ गया। चूंकि वे सभी नए थे, इसलिए उनके लिए आपस में तुलना करना आसान था। उनके बीच मुकाबला जारी था। जी यूमिंग ने सिर हिलाया। मुझे हमेशा से लगता था कि मुझे अपने अभिनय पर पूरा भरोसा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं अकेले इतना अच्छा अभिनय कर पाऊंगी। ये सीनियर निंगशी की वजह से है। उनके साथ वाला सीन जादुई था। मैं उस एहसास को बयां नहीं कर सकती जो मुझे अभी हुआ था। यह ऐसा है जैसे दो हाथ मुझे ध्यान से ऊंचे स्तर पर ले जा रहे हों, धीरे धीरे और धैर्यपूर्वक मुझे सहला रहे हों। मैं महसूस कर सकती हूँ कि वह मुझे किरदार में ढलने में मदद कर रही हैं। की फांग ने संदेह से अपना सिर खुजलाया। क्या तुम बड़ा चढ़ाकर नहीं कह रहे हो? मैंने उसे द वर्ल्ड में देखा है। मैं मानता हूँ कि उसका अभिनय शानदार है, लेकिन इंडस्ट्री में और भी कई काबिल कलाकार हैं। चेन हानचेन ने फुटेज देखा। उसने उसके प्रभावशाली अभिनय की सराहना की, लेकिन जी यूमिंग का वर्णन अतिशयोक्तिपूर्ण था। इस महिला का नजरिया थोड़ा बेहतर था और उसने एक पुरुष के रूप में अच्छा अभिनय किया। जी यूमिंग ने हाथ हिलाया। मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकती, तुम समझ जाओगे कि मेरा क्या मतलब है। वह वाकई बहुत अच्छी है। उसके साथ अभिनय करना मेरे लिए सहज था। बहुत बुरा हुआ कि आज मेरा मुख्य नायिका के साथ कोई सीन नहीं है। क्यूई फांग बुदबुदाया। जी यूमिंग की बात सुनने के बाद वह उसकी विशेष प्रतिभा का अनुभव करना चाहता है। इसके बाद चेन हानचेन और के मिंग्यू दोनों का निंगशी के साथ एक दृश्य होगा। पहले दृश्य के बाद निंगशी अपने ड्रेसिंग रूम में गई और अगले दृश्य के लिए तैयार हुई। उसे मेकअप में भी कुछ बदलाव की आवश्यकता थी। मेकअप आर्टिस्ट ये क्यू ने पहले ही सारे जरूरी कपड़े तैयार कर लिए थे। जब उसने निंगशी को अंदर आते देखा तो उसने हैंगर नीचे रख दिए और उसके पास गई। पहला सीन हो गया। इतनी जल्दी? हो गया। मुझे तुम्हें फिर से परेशान करना पड़ेगा बहन। ये कोई बात नहीं, आओ बैठो और आराम करो। ये क्यू ने एक कुर्सी खींची और उसे एक पे दिया। फिर वह उसके मेकअप के उपकरण लेने चली गई। अगले दृश्य में मुख्य पुरुष और मुख्य महिला कलाकार एक भोज में शामिल हो रहे हैं। यह एक औपचारिक माहौल था, लेकिन दृश्य जटिल नहीं था। पुरुष वेशभूषा में मुख्य पुरुष और मुख्य महिला कलाकार मिलते हैं और साथ मिलकर एक अद्भुत प्रदर्शन करते हैं। मेकअप हो जाने के बाद ये क्यू ने उसे तैयार कपड़े दे दिए। इसे पहनना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। अगर तुम्हें मदद चाहिए हो तो मुझे बताना। ठीक है, क्या साइज ठीक है? ये क्यू ने कुछ देर बाद फिटिंग रूम के बाहर पूछा। हाँ। उसके जवाब देने के बाद फिटिंग रूम खोला गया और निंगशी नए परिधान में ये क्यू के सामने आ गई। अध्याय 899। आइए पुरुष प्रधान के लिए एक पल का मौन रखें। अध्याय 899। आइए पुरुष प्रधान के लिए एक पल का मौन रखें। निंगशी ने अंग्रेजी स्टाइल का 3 पीस सफेद टैक्सीडो, नीली धारीदार टाई और सीने पर चांदी की पॉकेट घड़ी पहनी हुई थी। ये क्यू ने अचानक अपने सामने एक कुलीन परिवार के युवक को खड़ा देखा। मैं तुम्हें थोड़ा समायोजित करने में मदद करूंगी। ये क्यू अचानक घबरा गई, मानो उसे डर हो कि वह एक सुंदर सपने को नष्ट कर देगी। शुक्रिया बहन। ये निंगशी ने सिर हिलाया और अपनी बाहें फैला दी। उसकी मुद्रा ऐसी लग रही थी जैसे वो किसी को गले लगाने वाली हो। ये क्यू थोड़ा शर्मा गई और अपने हाथों को कॉलर क्षेत्र की ओर बढ़ाया और अपनी टाई और पहने हुए सामान को ठीक किया। एक आदमी जल्दी से अंदर आया और ये क्यू को निंगशी से दूर कर दिया। हालांकि उसने विनम्र दिखने की कोशिश की, लेकिन उसके स्वर में स्पष्ट रूप से नाखुशी थी। बहन, मैं इसे संभाल लूंगा। जियो ताओ दल के लिए कुछ नाश्ता खरीदने गई थी और जब वह वापस आए तो उसने देखा कि एक व्यक्ति उसके मालिक के साथ छेड़खानी कर रहा था। जियाओ ताओ अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। जब वो सुबह निंगशी का मेकअप कर रही थी, तब से ही ये मेकअप आर्टिस्ट कुछ योजना बना रही थी। मैं निंगशी की एक्सक्लूसिव मेकअप आर्टिस्ट हूँ, यह मेरी जिम्मेदारी है। ये क्यू ने धीरे से कहा। वह उम्र में बड़ी थी, इसलिए उसे ज्यादा परिपक्व और बेहतर छवि पेश करनी पड़ी। मेकअप कलाकारों को सिर्फ मेकअप करना चाहिए। मैं उसके कपड़े संभाल लूंगा। उसका पहनावा, जाहिर है, मेरी जिम्मेदारी है। वह कैसी दिखती है, ये भी मेरी जिम्मेदारी है। हालांकि आप उसकी सहायक हैं, आपको ये काम पेशेवरों पर छोड़ देना चाहिए। लेकिन जियो ताओ स्पष्ट रूप से हार रही थी और उसने निंगशी की ओर देखा।
युद्ध होने वाला था। निंगशी ने ये कियू का कंधा पकड़ा और उसे पास की कुर्सी पर बैठा दिया। तुम थक गई होगी बहन, ये थोड़ा आराम करो और छोटे मोटे काम जियाओ ताओ को करने दो। अगर उससे कोई गलती हो जाए तो उसे समझा देना। अब दोनों संतुष्ट थे। जियो ताओ ने खुशी खुशी ये कियू का स्थान ले लिया और उसे खुशी हुई कि निंगशी ने उसका बचाव किया। निंगशी ये कियू के लिए पानी का गिलास ले आए। निंगशी का भरोसा और देखभाल पाकर वह खुशी खुशी कुर्सी पर बैठ गई। टाई अभी भी थोड़ी टेढ़ी है और पीछे की तरफ भी थोड़ी झुर्रियां पड़ गई हैं। इसे बाद में उतार देना, मैं इसे इस्त्री कर दूंगी। ये कियू को आज सुबह जो हुआ था उसे याद करके थोड़ी खुशी हुई। जब उसने पहली बार निंगशी को देखा था तो अपने पेशेवर अंदाज में उसने सोचा था कि निंगशी का लगभग परफेक्ट चेहरा, भले ही वो लड़कों जैसा कपड़ा पहने, सबको धोखा दे सकता है। हालांकि जब उसने निंगशी को फिटिंग रूम से बाहर निकलते देखा तो वह एकदम दंग रह गई। निंगशी का मेकअप तो उसने ही किया था। मेकअप बदलने के बाद भी निंगशी वही थी, लेकिन उसकी पूरी छवि बदल गई थी। एक लुभावनी सुंदरता अचानक एक प्लेबॉय बन गई थी। पहले तो उसने सोचा कि अगर निंगशी पुरुष की तरह व्यवहार करेगी तो यह अजीब नहीं होगा, लेकिन उसने यह नहीं सोचा था कि वह इतनी खूबसूरत होगी। और अब निंगशी चुपचाप वहीं खड़ी रही और जियाओ ताओ को अत्यंत आकर्षक आलस्य के साथ अपने आसपास काम करने दिया। निंगशी के खत्म होने के बाद ये कियू ने अपना गिलास पकड़ा और निंगशी को घूरती रही। चलो मुख्य पात्र के लिए एक पल का मौन रखते हैं। अध्याय 900। मुझे उस तरह मत देखो। अध्याय 900। मुझे उस तरह मत देखो। जियो ताओ निंगशी से कुछ कदम दूर गया और घोषणा की, चलो फिल्म के सभी पुरुष पात्रों के लिए एक पल का मौन रखें। बहन शियोनो। भाई शी, ऐसा क्यों है कि मुझे कभी एहसास ही नहीं हुआ कि तुम पुरुषों की पोशाक में इतनी अच्छी लगती हो। निंगशी ने सवालिया निगाहों से अपनी भौहें उठाईं। क्या मैं जो भी पहनती हूँ उसमें अच्छी नहीं लगती? भाई शी, कृपया मेरी तरफ ऐसे मत देखो। जियो ताओ अपनी छाती को ढक रही थी जैसे कि उसे बहकाया जा रहा हो। निंगशी मुस्कुराई और आईने में देखा, फिर उसे ये कियू का प्रतिबिंब दिखाई दिया। शुक्रिया बहन, ये मेकअप एकदम सही है। आईने में उनकी नजरें मिलीं। आपका स्वागत है। आपकी त्वचा बहुत अच्छी है और आपके चेहरे के नैन नक्श बेदाग हैं। यह इतना अच्छा था कि मुझे इसके लिए ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी। अपने पेशेवर अनुभव से, एक स्पर्श मात्र से वह तुरंत जान गई कि निंगशी एक शुद्ध प्राकृतिक महिला है और उसने कभी सर्जरी नहीं करवाई है। और तो और, क्या उसकी अभिनय क्षमता उन्नत नहीं थी? वह वाकई एक खूबसूरत महिला थी, फिर भी उसे पुरुष का अभिनय करने में कोई दिक्कत नहीं हुई। ज्यादा प्रभावशाली बात यह थी कि ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि निंगशी कोई अभिनय कर रही है। यह उसके स्वाभाविक स्वभाव का हिस्सा लग रहा था। उसकी सहज चुलबुली आभा उसके अंदर से प्रवाहित हो रही थी। बाहर चेन हानचेन पहले ही कपड़े बदल चुका था। चेन हानचेन का अपना मेकअप आर्टिस्ट था, जिसका स्तर लगभग ये कियू के स्तर का ही था। मेकअप करने के बाद चेन हानचेन का आकर्षक चेहरा और भी आकर्षक हो गया, मानो उसके मेकअप में ईश्वर का हाथ हो। हे भगवान, चेन हानचेन फॉर्मल सूट में बहुत कूल लग रहे हैं। बहुत मर्दाना, जी यूमिंग ने खुशी से कहा। स्टाफ और अन्य अभिनेताओं ने भी देखा। वाह, ये लड़का सचमुच बहुत सुंदर है। क्या यह मुख्य पुरुष पात्र है? हाँ, मैंने सुना है कि वह स्पीडी मल्टीमीडिया का तुरुप का इक्का है। उसका भविष्य लगभग जियांग मुये जितना ही उज्जवल है। कोई आश्चर्य नहीं कि निर्देशक चेन ने उन्हें चुना। क्यूई फांग कोने में खड़ा था, एक ऐसे व्यक्ति के लिए जिसे प्यारा कहा जाता था। उसे उन लड़कों से नफरत थी जो उससे ज्यादा सुंदर या मर्दाना थे, लेकिन यह उसकी गलती नहीं थी कि वह इतना प्यारा था। वह चुपचाप के यूमिंग के पास गया, जिसकी हालत उससे भी ज्यादा खराब थी। वो अब भी अलग दिखता था। क्यूट होना तो एक अनोखी बात थी। हालांकि के यूमिंगे बदसूरत नहीं था, वो बस बहुत ही सामान्य था। आम भीड़ में किसी भी आदमी से अलग नहीं दिखता था। वे द्वितीय पुरुष प्रधान भूमिका के लिए उनके जैसा सामान्य व्यक्ति कैसे ढूंढ सकते थे? फिर भी अभी निंगशी का प्रदर्शन देखने के बाद वह निर्देशक चेन के निर्णय का आकलन करने में सावधान था। मुझे मानना पड़ेगा कि चेन हानचेन का चेहरा वाकई बहुत खूबसूरत है। कोई आश्चर्य नहीं कि उनकी कंपनी उन्हें दूसरा जियांग मुये बनने के लिए तैयार कर रही है। कुछ लोग तो इस इंडस्ट्री में मुख्य किरदार की जिंदगी जीने के लिए ही बने हैं। क्यूई फॉन्ग ने के यूमिंग से कुछ सहमति पाने के इरादे से अपना सिर हिलाया और आह भरी। के यूमिंग दालान के खंभे पर झुक गए और चेन हानचेन को देखा। कोई प्रतिक्रिया देने की जहमत नहीं उठाई। चेन मियां ने संतुष्टि से चेन हानचेन की ओर देखा, लेकिन उनकी आंखों में हल्की चिंता थी। उन्होंने हाथ हिलाया और चेन हानचेन को पास आने को कहा। हालांकि इस दृश्य में कुछ ही पंक्तियां हैं और ज्यादा कुछ नहीं हो रहा है, फिर भी यह वास्तव में काफी मुश्किल है।